So hello all my dear students of CA final who are going to appear their exams, जो अपने एग्जाम्स देने वाले हैं मई 23 या नवंबर 23 में। तो आप सभी को पता है कि जैसे आपके एग्जाम के लिए, आपके अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट ने किसी भी किस्म का कोई स्टडी मटेरियल अलग से नहीं लाया है, उसी चीज के लिए इंस्टीट्यूट ने आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या किया है, सप्लीमेंट्री लाया है। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर एक अलग से सप्लीमेंट्री आई है जो हमारे कलर बुक के अंदर पूरी की पूरी कवर्ड है। तो वैसे ही आपके पेपर 6 के अंदर भी आपको पुराना मटेरियल ही फॉलो करना है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी पुराने मटेरियल से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपको ये नई सप्लीमेंट्री फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो नई सप्लीमेंट्री है इसके अंदर कुछ प्रोविजंस है, जिसमें से कुछ प्रोविजंस हमने पहले कर लिए हैं, कुछ प्रोविजंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर एक बार वो आप मेरे साथ डिस्कस कर लो, तो मैं आप लोगों के साथ एक बार पूरा का पूरा ये सप्लीमेंट्री जो 54 पेज की है, 54 पेजेस की है, वो डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, कि इसमें क्या क्या इंस्टीट्यूट ने एडिशनल अमेंडमेंट्स लाए हैं, एडिशनल कॉन्सेप्ट्स लाए हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट हो सकता है, इन सब के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पर बताना है कि ये जो 54 पेज है ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट नहीं है। इसमें अमेंडमेंट 4-4 लाइन के है और इसमें पूरा पूरा प्रोविजन डाल दिया इंस्टीट्यूट ने। जैसे कि अभी मैं आपको अगले 10 मिनट में बता दूंगा कि एक प्रोविजन है 2 पेज का, वो पूरा का पूरा डाला और उसके बाद में 4 लाइन का अमेंडमेंट। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, इतना ज्यादा नहीं है। तो यही मैं आपको एक रास्ता बताने आया हूं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है सप्लीमेंट्री के अंदर। आप मेरा वीडियो देख लोगे तो पूरी सप्लीमेंट्री कवर हो जाएगी। ठीक है, और मैं इसको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। पहले भाषण है यहाँ पर। ठीक है, पहले ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है यहाँ पर कि भाई ये फाइनल कोर्स की सप्लीमेंट्री है। ठीक है, इलेक्टिव पेपर 6C जो मई 23 के लिए रेलेवेंट है और नवंबर 23 वालों के लिए भी रेलेवेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट का अपना भाषण है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिटेल कंटेंट डाला है इन्होंने, इंडेक्स डाला है, कौन से पेज पे कौन सा प्रोविजन इन्होंने डाल के रखा है। ठीक है, और फिर यहाँ पर इंटरनेशनल टैक्स पेपर के बारे में थोड़ा डिटेल में भाषण दिया है और यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है सप्लीमेंट्री की अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला अमेंडमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है। अब ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड पहला अमेंडमेंट ही घटिया है, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको हर एक अमेंडमेंट का पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या है। ठीक है, मैं पढ़ूंगा नहीं पूरा अमेंडमेंट, कोई मतलब नहीं बनता है पूरा अमेंडमेंट पढ़ने का, लेकिन मैं हर एक अमेंडमेंट डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आप भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सबसे पहला अमेंडमेंट यहां पर है 92 CA के अंदर। 92 CA क्या है? टीपीओ। जब एओ को ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को के पास जाना होता है वो जा सकता है। ठीक है, क्या करने जा सकता है? आर्म्स लेंथ प्राइस निकलवाने जा सकता है। किसका? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का आर्म्स लेंथ प्राइस उसको निकालना है, वो जा सकता है टीपीओ के पास। तो अब गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो प्रोसीडिंग है, जब जो एओ टीपीओ के पास जाता है आर्म्स लेंथ प्राइस निकलवाने, फिर टीपीओ ऑर्डर पास करता है 92 CA के अंदर, ये प्रोसीडिंग भी अब हम उसको फेसलेस करने वाले हैं। ठीक है, तो बस ये पूरा भाषण उसी के ऊपर है, ये फेसलेस प्रोसीडिंग के ऊपर ही पूरा भाषण है, चेक कर सकते हो। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम नोटिफिकेशन लाएंगे 2024 तक। पहले 2022 तक का वादा किया था, लेकिन अब फाइनेंस एक्ट 2024 ने, ये FA 22 का अमेंडमेंट है, फाइनेंस एक्ट 2022 ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2024 कर दिया है, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये है ये अमेंडमेंट और कुछ नहीं। ऐसे में हर एक पेज के अमेंडमेंट के बारे में आपको बता दूंगा। हर अमेंडमेंट इतना छोटा भी नहीं है, कहीं पर अपने को डिटेलिंग भी करनी पड़ेगी, बट ये वाला एक छोटा सा अमेंडमेंट है, इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये सीबीडीटी अब जो टीपीओ का प्रोसीडिंग है वो पूरा का पूरा फेसलेस करने वाली है। जैसे असेसमेंट फेसलेस हो चुका है, अपील फेसलेस हो चुका है, पेनाल्टी फेसलेस हो चुकी है, वैसे ये प्रोसीडिंग भी अब फेसलेस हो जाएगी। और इसके लिए नोटिफिकेशन, जैसे असेसमेंट के लिए नोटिफिकेशन आया है, अपील के लिए नोटिफिकेशन आया है, वैसे इसके लिए भी नोटिफिकेशन आएगा 2024 तक। ठीक है, और वो नोटिफिकेशन को पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेज में रखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चेक कर लो, ये है आपका पहला अमेंडमेंट। ठीक है, तो चलिए अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म से रिलेटेड अमेंडमेंट। अब देखो जरा, ये डीआरसी का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने बहुत रिसेंटली लाया है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी के पास आप जा सकते हो। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफाइड ऑर्डर है, ठीक है, स्पेसिफाइड ऑर्डर का मतलब मैंने आपको क्लास में समझाया था। ठीक है,
जहां पर आपका रिटर्न्ड इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपका एओ के साथ जो वेरिएशन है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो स्पेसिफाइड ऑर्डर माना जाता है। जाकर चेक करना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। तो वैसे केस में गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास अगर जाओगे तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी आपकी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन को माफ कर देगी। तो वैसे ही यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, लेकिन अगर ये स्पेसिफाइड जो ऑर्डर है वो एओ का अगर ड्राफ्ट ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है? ड्राफ्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 144C। पता है 144C में ड्राफ्ट ऑर्डर पास करता है, किसके लिए पास करता है मालूम है? एओ फॉरेन कंपनी के लिए पास करता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का कॉन्सेप्ट है, देखो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी अलग चीज है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल अलग चीज है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी नई नवेली चीज है, अभी 1-2 साल पहले आई है, लेकिन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल एक जमाने से है 144C में, ठीक है, जो ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में एप्लीकेबल होता है। पहले मैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के बारे में बोलता हूं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल क्या होता है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल एक ऐसा पैनल है जो क्या करता है, बोलता है कि भाई एओ को एलिजिबल एसएससी के केस में एक ड्राफ्ट ऑर्डर पास करना पड़ेगा। सर एलिजिबल एसएससी कौन है? एक नॉन रेसिडेंट एलिजिबल एसएससी है, एक फॉरेन कंपनी एलिजिबल एसएससी है, या कोई और एसएससी भी एलिजिबल एसएससी हो सकता है जिसके केस में टीपीओ ने एक ऑर्डर पास किया है जो एसएससी को प्रेजुडिशियल है, जो एसएससी के अगेंस्ट है, वो एलिजिबल एसएससी है। तो वैसे केस में एओ डायरेक्ट ऑर्डर नहीं पास कर सकता है, एओ को पहले एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाकर देना पड़ेगा, फिर वो ड्राफ्ट ऑर्डर एसएससी को देगा, एसएससी उसको एक्सेप्ट करेगा तो एओ फाइनल ऑर्डर बनाएगा। एसएससी उसको ऑब्जेक्ट भी कर सकता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास जाकर, जो 3 कमिश्नर का कोलेजियम होता है। तो सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि अगर ये ऑर्डर जो स्पेसिफाइड ऑर्डर है, अगर वो एओ का ड्राफ्ट ऑर्डर है, तो फिर एसएससी क्या करेगा? तो यहां पर गवर्नमेंट ने उसको ऑप्शन दे दिया है, एसएससी को 2 ऑप्शन दे दिया है, या तो एसएससी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास जाकर उसको डिस्प्यूट कर दे, या तो अगर वहां नहीं जाना चाहता है तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास भी जा सकता है। ये दोनों में से कहीं एक चले जाए तो यहां पर उसको ये ऑप्शन दे दिया, चेक करो। इट इंप्लाइज दैट एन एलिजिबल एसएससी, डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ रहा हूं, being a person in whose case variation arises due to consequences of transfer pricing officer or any non-resident or foreign company, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये सब एलिजिबल एसएससीज है, may opt for approaching either the dispute resolution panel, या तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास चले जाओ या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास चले जाओ, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ द स्पेसिफाइड स्टिपुलेटेड देयर अंडर। तो आपको गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया है। तो डिस्प्यूट एओ का ऑर्डर अगर ड्राफ्ट ऑर्डर है, कौन सा वाला ड्राफ्ट ऑर्डर? 144C वाला ड्राफ्ट ऑर्डर, तो आपके पास गवर्नमेंट 2 ऑप्शन दे रही है, या तो आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास जाकर जो नॉर्मल तरीका है वो फॉलो करो, या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाकर अपनी पेनाल्टी और प्रोसिक्यूशन माफ करवा दो, दोनों में से एक कर सकते हो, ठीक है, चेक कर लो। और एक बार ये हो जाएगा कि आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास चले गए, उसके बाद एओ अपना ऑर्डर पास कर देगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच सच ऑर्डर इज रिसीव्ड, ठीक है। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास आप चले गए, उन्होंने आपका प्रोसिक्यूशन पेनाल्टी माफ कर दिया, वो लोग एओ को बोलेंगे और उसके 1 महीने के बाद एओ आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर लेगा, चेक करो। अब देखो अगला जो अमेंडमेंट है ना, पूरा टाइम पास है, पूरा का पूरा प्रोविजन इंस्टीट्यूट ने डाल दिया। यहां पर देखो 9A का पूरा सेक्शन डाल दिया, ठीक है, ये अपन ने पूरा क्लास में किया है। अब अगर आप देखोगे तो इसी ऑर्डर में किया है, ये आपकी बुक के अंदर स्टडी मटेरियल के अंदर ऐसा ही होएगा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। ये पूरा सेक्शन है, ऑब्वियसली ये सेक्शन थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं, ये पूरा का पूरा सेक्शन है, देखो कॉपी पेस्ट है, आप चेक कर लेना जाकर 9 है, ये सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, यहां तक पूरा सेक्शन रिपीट कर दिया। मैंने बोला ना इतना ज्यादा कुछ है नहीं अमेंडमेंट, सिर्फ इन्होंने चीजें रिपीट करके रखी है। तो यहां तक देखो पूरा अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है, यहां तक पूरा प्रोविजन कॉपी पेस्ट है, ठीक है। अब अमेंडमेंट यहां से चालू होता है, यहां से क्या चालू होता है कि पिछले साल फाइनेंस एक्ट 21 में गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया था और गवर्नमेंट ने बोला था अगर हम चाहे देखो इन लोगों को बहुत सारे कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं ऑफशोर फंड्स को, अगर ऑफशोर फंड बहुत सारे कंडीशंस फुलफिल करेगा तो ही उसकी इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट होगी, नहीं तो टैक्सेबल हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ने यहां पर पिछले साल अमेंडमेंट लाया था और बोला था अगर हम चाहे तो हम कुछ कंडीशंस रिलैक्स कर सकते हैं। इसके लिए अगर फंड मैनेजर आईएफएससी के अंदर लोकेटेड है और अगर वो लोग अपना ऑपरेशंस 31 मार्च 2024 के पहले शुरू करते हैं, तो किसके लिए रिलैक्स कर सकते हैं? अगर फंड मैनेजर आईएफएससी के अंदर लोकेटेड है और अगर वो लोग अपना ऑपरेशंस 31 मार्च 2024 के पहले कमेंस करते हैं
तो हम आपके लिए कुछ कंडीशंस रिलैक्स कर सकते हैं, वो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। क्या करेंगे? प्रिस्क्राइब करेंगे, हम नोटिफाई करेंगे। तो अब गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई कर दिया है। बस ये अमेंडमेंट आया था पिछले साल जिसका नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो गवर्नमेंट ने अब नोटिफिकेशन डाल दिया। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला है कि इन लोगों के लिए जिनका फंड मैनेजर कहां लोकेटेड है, आईएफएससी के अंदर लोकेटेड है, उन लोगों के लिए कुछ कंडीशंस माफ। कौन से कंडीशंस माफ? कंडीशन नंबर ई माफ, कंडीशन नंबर एफ माफ, कंडीशन नंबर जी माफ, ई एफ जी माफ। तो कौन से कंडीशन माफ कर दिए उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने? ये 3 कंडीशन सबसे पहले माफ कर दिए। ठीक है, सबके लिए माफ नहीं है। किसके लिए माफ है? जिसका फंड मैनेजर आईएफएससी के अंदर लोकेटेड है और जो अपना ऑपरेशन 31 मार्च 2024 के पहले कमेंस कर देता है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ने बोला नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब एक कंडीशन के अंदर, कंडीशन नंबर के अंदर माइनर चेंज किया है। ठीक है, माइनर चेंज। पहले कंडीशन नंबर के पढ़ लेते हैं, क्या चेंज किया है, इसलिए मैंने के को हाईलाइट किया है। कंडीशन नंबर के अंदर यह लिखा, द फंड जो एलिजिबल फंड है, जो इंडिया के बाहर है, इट शैल नॉट कैरी ऑन और कंट्रोल एंड मैनेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी बिजनेस इन इंडिया। तो फंड इंडिया के अंदर कोई बिजनेस करना नहीं चाहिए, कोई बिजनेस करना उसको अलाउड नहीं है। साथ साथ में इंडिया में कोई भी बिजनेस कंट्रोल या मैनेज नहीं कर सकता है, डायरेक्टली भी नहीं कर सकता है, इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकता है। एनी बिजनेस इन इंडिया, फंड ये सब काम नहीं कर सकता है। तो अब इस वाले कंडीशन में गवर्नमेंट ने, ये कंडीशन ऐसा ही है, सबके लिए ऐसा ही है, लेकिन आईएफएससी के अंदर जो फंड मैनेजर है उनके लिए थोड़ा सा बदल दिया है, उनके लिए बदला है, सबके लिए नहीं बदला है। बी वेरी केयरफुल। ठीक है, बाकियों के लिए कंडीशन वैसा ही रहेगा, के कंडीशन। तो आईएफएससी के फंड मैनेजर के लिए कैसे बदला है, चलो चेक करते हैं। द कंडीशन मेंशन्ड इन के, जो अभी पढ़ा, वुड अप्लाई आफ्टर द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। अब इसमें मॉडिफिकेशन लेकर आ गई गवर्नमेंट ने, थोड़ा सा मतलब कुछ एडिशन किया, यहां पर कुछ चीजें ऐड कर दी है। द फंड शैल नॉट कैरी ऑन और पार्टिसिपेट इन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एनी पर्सन इन इंडिया। तो ये करने से फंड को मना कर दिया है। फंड क्या नहीं करेगा? किसी भी इंडिया के ऑपरेशंस में डे टू डे में टांग नहीं अड़ाएगा। द फंड शैल नॉट कैरी ऑन और पार्टिसिपेट इन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एनी पर्सन, किसी भी इंडिया के पर्सन के डे टू डे ऑपरेशन में टांग नहीं अड़ाएगा। ओके, अब आगे देखो, थोड़ा सा पॉजिटिव बात कर रहा है, ये तो नेगेटिव बात है, ये तो सीधे मना कर रहा है। इंडिया के किसी भी पर्सन के डे टू डे ऑपरेशंस में आप टांग नहीं अड़ाओगे, ये तो सीधा सीधा नेगेटिव बात कर रहा है कि नहीं जाना है भाई, नहीं जाना है, आपको टांग नहीं अड़ाना है। अब पॉजिटिव बात आती है, एंड फॉर दिस पर्पस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट इन सच पर्सन इंक्लूडिंग द राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पार्टिसिपेशन इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ सच पर्सन इन इंडिया। अब देखो, वो फंड ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, तो अब अगर उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया है तो वो उसको, जिस कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया है उसको मॉनिटर तो कर सकता है ना भाई, उसके अंदर डायरेक्टर्स तो अपॉइंट कर सकता है ना अपने हिसाब से, अपने हिसाब से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तो अपॉइंट कर सकता है ना। तो अगर वो बाहर का फंड इंडिया के अंदर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बैठा है और अगर उस कंपनी के अंदर वो मॉनिटर कर रहा है अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई अपना पैसा कोई नहीं कौन प्रोटेक्ट नहीं करता है भाई, हर किसी को अपना पैसा प्यारा है, तो वो कर सकता है। ऐसा सेम टू सेम पॉइंट आपको मिलेगा 1023 FE के अंदर, जो वो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी वाला सेक्शन है ना, ऐसा सेम टू सेम पॉइंट वहां पर देखना, सॉवरेन वेलफेयर फंड और पेंशन फंड के अंदर सेम कंडीशन वहां पर भी डाला गया है, जाकर चेक कर सकते हो आप। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पर 2 भाग में डिवाइड किया गया इस पैराग्राफ को। पहला पैराग्राफ क्या बोलता है कि फंड को इंडिया के अंदर किसी भी पर्सन के डे टू डे ऑपरेशन में टांग नहीं अड़ाना है। सेकेंड पार्ट बोलता है कि भाई अगर अपना इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए अगर वो मॉनिटर करता है या डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करता है तो उसको हम टांग अड़ाना नहीं मानते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये था कुछ अमेंडमेंट्स इन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड। सबके लिए है नहीं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका मैनेजर, फंड मैनेजर आईएफएससी के अंदर लोकेटेड है और 2024 के पहले अपना कमेंस कर देंगे ऑपरेशंस। अब फंड मैनेजर का कंडीशन भी थोड़ा सा बदल दिया है। फंड मैनेजर के अंदर कंडीशन बी में चेंज लाया है। फंड मैनेजर के 4 कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4। कंडीशन नंबर बी में थोड़ा सा अमेंडमेंट लाया है, तो यहां पर पहले पढ़ लेते। पहले क्या कंडीशन था? द फंड मैनेजर, द पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड एज ए फंड मैनेजर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड रेगुलेशन। तो स्पेसिफाइड रेगुलेशन के हिसाब से फंड मैनेजर क्या होना चाहिए? एक फंड मैनेजर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने कानून वानून को ऐड कर दिया और कुछ नहीं। द पर्सन इज रजिस्टर्ड एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर
और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बस यहां पर कानून ऐड कर दिया है एज पर आईएफएससी कंट्रोल, आईएफएससी अथॉरिटी कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरी रेगुलेशंस 2021। तो वो रेगुलेशन के बारे में ऊपर लिखा नहीं था, तो यहां पर अब इन्होंने रेगुलेशन मेंशन कर दिया है एज नोटिफाइड अंडर आईएफएससी एक्ट 2019 और सच अदर रेगुलेशन मेड अंडर आईएफएससी एक्ट 2019। चेक कर लो, ठीक है। तो वहां पर सिर्फ क्या लिखा था, फंड मैनेजर एक रजिस्टर्ड फंड मैनेजर होना चाहिए या तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होना चाहिए एज पर द स्पेसिफाइड रेगुलेशंस। बट यहां पर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि वो पोर्टफोलियो मैनेजर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होना चाहिए और आईएफएससी के कानून के हिसाब से होना चाहिए। आईएफएससी के अलग अलग कानून है यहां पर, आईएफएससी रेगुलेशन 21 एज नोटिफाइड अंडर आईएफएससी एक्ट 2019 एंड सच अदर रेगुलेशन मेड अंडर द आईएफएससी एक्ट 2019। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं सेक्शन 9A के अंदर। इसके नीचे ये पूरा का पूरा क्या है, वही है जो आपकी बुक के अंदर कवर्ड है। ये पूरा सेक्शन इन्होंने वापस से रिपीट कर दिया है, जाकर चेक कर लेना, ठीक है। पूरा 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 जाकर चेक कर लो, कॉपी पेस्ट है पूरा। तो चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट भी इन्होंने पूरा का पूरा प्रोविजन उठा के डाल दिया है, पूरा का पूरा। जैसे 10(4)D अगर आप अपनी बुक में जाकर चेक करो, ये सब था लास्ट ईयर के मटेरियल में, हमने सब पढ़ा था। ये रूल 21AI भी पूरा था, ठीक है। यहां तक सब कुछ था, यहां तक टिल एवरीथिंग वाज देयर, ठीक है। यहां तक सब कुछ था। लेकिन अब इसमें नया क्या है फिर, व्हाट इज द अमेंडमेंट? अमेंडमेंट मैं आपको बताता हूं। यहां पर कुछ इनकम्स है जो 10(4)D में एग्जेम्प्ट है, लेकिन यहां पर उसका कुछ कंडीशन है। टू द एक्सटेंट सच इनकम अक्रूड और अराइजन टू और रिसीव्ड इज attributable to the units held by non-resident not being the permanent establishment of a non-resident in India। बस आगे नहीं पढ़ना, ठीक है। तो कितना एग्जेम्प्ट करेगी गवर्नमेंट आपको? सिर्फ उतनी ही इनकम एग्जेम्प्ट करेगी जितना यूनिट्स नॉन रेसिडेंट होल्ड करते हैं। तो वो कैसे निकालने का, उसके लिए रूल 21AI आया था। देखो ये फॉर्मूला था, इसमें चारों इनकम को 4 कैटेगरी में डिवाइड करो। ए वाली इनकम ये पहली इनकम है, बी वाली इनकम ये दूसरी इनकम है, सी वाली इनकम ये तीसरी इनकम है और डी वाली इनकम ये चौथी इनकम है। इसको एक प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करना है? जितना भी यूनिट्स, ये प्रपोर्शन मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो भी इनकम कमा रहे हो, सपोज 1 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय जितना नॉन रेसिडेंट के यूनिट होल्डर्स है वो न्यूमरेटर में आएंगे और डिनोमिनेटर में टोटल यूनिट होल्डर्स आएंगे। न्यूमरेटर में नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर है, डिनोमिनेटर में टोटल यूनिट होल्डर। तो आपको मिल जाएगा प्रपोर्शन कितना एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब ये तो पिछले साल ही आ गया था रूल 21AI, ये आपको पिछले साल के स्टडी मटेरियल में भी दिख जाएगा। अब नया क्या है? नया ये है कि इसके अंदर एक और पॉइंट है, और इज एट्रिब्यूटेबल टू द इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। अब ये जो सेकंड पार्ट है ना, जो मैं अभी पिंक में अंडरलाइन कर रहा हूं और जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है, इसको गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया था। तो यहां पर 2 पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है रूल 21AI में। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, येलो वाला, वो प्रिस्क्राइब नहीं हुआ था। कौन सा वाला? टू द एक्सटेंट सच इनकम अक्रूड और अराइजन टू इज एट्रिब्यूटेबल टू द इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। अगर आपको पता होगा, स्पेसिफाइड फंड के अंदर 2 पॉइंट थे, एक था नॉर्मल पॉइंट और एक था इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। जाकर चेक करना, स्पेसिफाइड फंड का डेफिनेशन भी नीचे इन्होंने डाला है। इनफैक्ट मैं चेक करता हूं, शायद डाला ही होगा। हाँ, स्पेसिफाइड फंड का इन्होंने डेफिनेशन भी डाला है। देखो, इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट सेकंड पॉइंट है और ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो स्पेसिफाइड पॉइंट, वो एक दूसरा पॉइंट है। तो अब अमेंडमेंट क्या है, बहुत बारीकी से सुनना, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता ही नहीं चलेगा भाई अमेंडमेंट क्या है इसके अंदर। तो ये जो येलो वाला पोर्शन है ना, जिसको मैंने पिंक से अंडरलाइन किया, उसको गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया, ठीक है। वहां पर कितना एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। तो वहां पर पूरा एग्जेम्प्ट होगा, वहां पर कोई प्रपोर्शन नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला रूल 21AJ ला रहे हम लोग। किसके लिए ला रहे AJA? इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हैज टू बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ABCD, चारों का टोटल मारो। चारों मतलब ABCD में क्या आता है? यही 4 इनकम आती है ABCD में, और कुछ नहीं आती है, ठीक है। चेक कर लेना डिटेलिंग के अंदर, A, B, C और D में यही 4 इनकम है, ठीक है। बस ये चारों का टोटल मारो, पूरा एग्जाम्प्ट है। यहां पर कोई प्रपोर्शन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ऊपर आपको प्रपोर्शन लेना है, इन लोगों के लिए कोई प्रपोर्शन नहीं लेना है। प्लस इनके लिए नीचे कुछ एडिशनल पॉइंट डाला इंस्टीट्यूट ने। पहला पॉइंट क्या डाला है? इस इनकम को इनकर करने। अब ये देखो, ये तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है ना। यहां पर तो कोई प्रपोर्शन भी नहीं है। ऊपर तो कम से कम गवर्नमेंट ने प्रपोर्शन डाला, यहां तो पूरा एग्जाम बोल दिया है। बोला है पूरा एग्जाम, ABCD चारों एग्जाम। ऊपर तो कम से कम बोला है जितना नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स है उतना ही एग्जाम होगा, पूरा एग्जाम नहीं होगा।
तो यहां पर गवर्नमेंट ने एक कंडीशन डाला है कि भाई अगर इन इनकम को कमाने के लिए कोई खर्चा कर रहे हो, ऑब्वियस बात है, अगर इन फुल एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए कोई खर्चा कर रहे हो, फुल एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए कोई खर्चा कर रहे हो, तो वो खर्चा आप दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। चेक करो, ये बोला गया है नीचे, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग इनकम रेफर्ड टू इन आइटम ए और आइटम बी और आइटम सी और आइटम डी वुड नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम इनकम ऑफ एनी अदर एक्टिविटी। तो ये वाली इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा किया है वो आप दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। चेक करो, under any provision of the act irrespective of the fact that such expenditure has not been allowed as deduction against the income referred in A, B, C, D as the case may be। तो ये फुल एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हो वो आप दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। सेकेंडली, ये एलिजिबल, कुछ प्रोसीजरल पॉइंट भी नीचे डाले हैं, ये एलिजिबल इन्वेस्टमेंट डिवीजन को एक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा अपनी एग्जेम्प्ट इनकम का ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो इसकी जितनी भी एग्जेम्प्ट इनकम है उसका एक स्टेटमेंट भर के देना पड़ेगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। चेक कर लो। फर्दर, द इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड फंड attributable to the eligible investment fund would not be exempt। इसको तब तक एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ये एग्जेम्पशन चाहिए ना आपको ऊपर, तब तक एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा जब तक आप क्या नहीं करते हो, ये एनुअल स्टेटमेंट नहीं भरते हो और ऑडिट रिपोर्ट नहीं भरते हो। जब तक ऑडिट रिपोर्ट और एनुअल स्टेटमेंट नहीं भरोगे तब तक एग्जेम्पशन की उम्मीद मत लगाना। चेक कर लो फटाक से। अब कुछ अमेंडमेंट्स यहां पर स्पेसिफाइड फंड के डेफिनेशन के अंदर भी आए हैं। ठीक है, अब दोनों स्पेसिफाइड फंड में दो चीज आती है, एक पॉइंट नंबर 1 और एक पॉइंट नंबर 2, दोनों में अमेंडमेंट्स आए हैं। ठीक है, वो दोनों अमेंडमेंट्स में एक एक करके आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं पहला अमेंडमेंट बताता हूं क्या है। स्पेसिफाइड फंड के जो पहला वाला पार्ट है उसके अंदर क्या अमेंडमेंट आया, उसके अंदर एक कंडीशन थी, कंडीशन नंबर सी, ये आप सबने पहले पढ़ा है। इसमें लिखा है ये जो फंड है उसके सारे यूनिट होल्डर्स नॉन रेसिडेंट होने चाहिए। सारे यूनिट होल्डर्स कौन होने चाहिए? नॉन रेसिडेंट, अदर देन द स्पॉन्सर एंड मैनेजर। स्पॉन्सर और मैनेजर को छोड़कर बाकी सारे नॉन रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने एक कंडीशन डाला था जब भी ये प्रोविजन लाया था 2-3 साल पहले। तो ऑल द यूनिट्स ऑफ द फंड शुड बी नॉन रेसिडेंट अदर देन द स्पॉन्सर एंड मैनेजर, मतलब स्पॉन्सर और मैनेजर रेसिडेंट होंगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया है। ठीक है, ये रिलैक्सेशन फाइनेंस एक्ट 2022 में दिया है, ये FA 22 का रिलैक्सेशन है, जिसमें क्या बोला है कि अगर 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 से प्रीवियस ईयर 21-22 में, ठीक है, जब यूनिट्स इशू हुआ, ठीक है, तब आप नॉन रेजिडेंट थे, लेकिन अगले साल 22-23 में अगर आप रेजिडेंट बन गए, मतलब अगर तुमने जब यूनिट्स इशू किया था, यूनिट्स कब इशू किया? 21-22 में, तब तो वो जो यूनिट होल्डर था वो नॉन रेसिडेंट था। ठीक है, लेकिन अगले साल अगर वो रेसिडेंट बन जाता है तो चल जाएगा, अगर उसका 5% ऑफ वैल्यू और यूनिट से ज्यादा रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मतलब जो टोटल यूनिट्स है वो भी 5% से ज्यादा रेसिडेंट के नहीं होने चाहिए और टोटल वैल्यू भी 5% से ज्यादा रेसिडेंट के नहीं होना चाहिए। द रूल इज वेरी सिंपल कि जिस साल में आप यूनिट्स इशू कर रहे हो, ठीक है, उस साल में आपके जो यूनिट होल्डर है वो नॉन रेसिडेंट होना जरूरी है। अब अगले साल उसमें से अगर 5% जितने रेजिडेंट में कन्वर्ट भी हो जाते हैं तो भी ये कंडीशन फुलफिल मानी जाएगी। ठीक है, चेक करो यहां पर देखना। हावेवर दिस कंडीशन मतलब ये कंडीशन दैट ऑल द यूनिट होल्डर्स हैव टू बी नॉन रेसिडेंट, दिस कंडीशन वुड नॉट अप्लाई where a unit holder or holder being a non-resident during the previous year when such units were issued, तो जब यूनिट्स इशू किया था तब नॉन रेसिडेंट था, becomes resident under section 6(1) और 6(1)(a) in any previous year subsequent to that year, अगले साल वो रेसिडेंट बन जाता है। कंडीशन यहां खत्म नहीं होता है, आगे लिखा है if the aggregate value and the number of units held by such resident unit holder does not exceed 5% of total units, और फिर आगे बोला है fulfill such other condition as may be prescribed, प्लस और कुछ कंडीशन भी आपको फुलफिल करने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। तो ये जो पॉइंट है ना, ये फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट है, और अब ये जो प्रिस्क्राइब किया है ना, ये गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू प्रिस्क्राइब किया है। तो कंडीशन क्या है, बहुत बारीकी से सुनना। स्पेसिफाइड फंड के अंदर एक कंडीशन है जो पहले से है,
कि सारे यूनिट होल्डर्स नॉन रेसिडेंट होने चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 22 में इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट लाया। एक्ट में अमेंडमेंट लाकर क्या बोला कि भाई 5% जितने रेजिडेंट बन जाते हैं अगले साल, ईयर ऑफ इशू में नॉन रेजिडेंट होना जरूरी है। जब इशू कर रहा हूं तब नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। अगले साल 5% अगर रेजिडेंट बन भी जाते हैं 5% वैल्यू और यूनिट्स में तो चल जाएगा, लेकिन कुछ और कंडीशंस प्रिस्क्राइब किए वो फुलफिल करने पड़ेंगे। क्या कंडीशन प्रिस्क्राइब किए, चलो चेक करते हैं। Accordingly, the CBDT by notification number 64/2022 specified the following condition: the unit holder of the specified fund other than the sponsor or manager who becomes resident, मतलब इनकी बात कर रहे हैं जो रेजिडेंट बन गए during any previous year subsequent to the previous year in which such units were issued। अब बराबर से देखना, भयानक पॉइंट आ रहा है। shall be ceased to be unit holder of such specified fund within 3 months from the end of the previous year in which he becomes a resident। तो ये जिस साल में रेजिडेंट बना ना उस साल के 3 महीने के बाद, मतलब 30 जून 2023 रेजिडेंट कब बना, 22-23, उसके 3 महीने के बाद अब वो अपने आप को यूनिट होल्डर नहीं कह सकता। ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। चेक करो, अब वो अपने आप को यूनिट होल्डर में उसको नहीं काउंट किया जाएगा। चेक करो, shall be ceased to be unit holder of such specified fund within 3 months from the end of the previous year in which he becomes a resident। तो एक बार वो यूनिट होल्डर रेजिडेंट बन जाएगा 22-23 में तो हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, लेकिन उसके बाद उसके 3 महीने के अंदर हम उसको यूनिट होल्डर की लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। चेक करो, अब कुछ और कंडीशंस भी फुलफिल करने पड़ेंगे आपको। क्या कंडीशन है, अब कुछ प्रोसीजरल कंडीशन देख लेते हैं। द स्पेसिफाइड फंड शैल मेंटेन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स यूनिट होल्डर। तो फंड को ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। क्या क्या, नेम ऑफ द यूनिट होल्डर, tax identification number of the unit holder in the country of resident at the time the units were issued। जब यूनिट्स इशू हुआ था तब उसका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए उस देश का। परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए अगर वहां पर परमानेंट अकाउंट नंबर है तो। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड, टोटल वैल्यू ऑफ यूनिट्स हेल्ड, whether unit holder is a sponsor or manager, the previous year in which the unit holder becomes resident, कौन से साल में रेजिडेंट बना, एंड द डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम द स्पेसिफाइड फंड। और आखिर में ये लिखा गया है, द स्पेसिफाइड फंड हैज टू सर्टिफाई दैट इट हैज फुलफिल्ड द अबव मेंशन्ड कंडीशन एंड हैज टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स हेल्ड बाय द रेजिडेंट्स इन द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एग्जेम्प्ट इनकम। तो उनको एक एनुअल स्टेटमेंट भर के उनको सर्टिफाई करना पड़ेगा, और जब तक ये सर्टिफाई नहीं करेंगे उनकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं हो सकती है। चेक करो, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, आपको ये सर्टिफाई करना पड़ेगा पहले। जैसे वहां ऊपर था ना, ऊपर भी था ना, यहां कुछ सर्टिफाई करना था आपको, यहां देखो, यहां वैसे यहां पर भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है, उसमें भी अमेंडमेंट आया है। इन्वेस्टमेंट, जो सेकंड स्पेसिफाइड फंड है, स्पेसिफाइड फंड में 2 पॉइंट आते हैं, डीटी में भी पढ़ा है आपने, डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी। इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, उसके अंदर पॉइंट नंबर बी क्या है, देखो, इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट भी स्पेसिफाइड फंड है, उसके अंदर पॉइंट नंबर बी क्या है, fulfill such other conditions including maintenance of separate accounts for its investment division as may be prescribed। तो अब यहां पर इन्होंने बोला है आपको कुछ और कंडीशंस प्रिस्क्राइब करेंगे, वो फुलफिल करने पड़ेंगे। तो क्या गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया? हाँ किया। चलो देखते हैं, बहुत सिंपल है। अब ये पूरा प्रोसीजरल चीज है, इस पे क्या क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल है, ये चीज समझ लो। इन सब चीजों पे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है बनेगा कुछ, और बनेगा तो आके कॉपी कर लेना, पेपर 6 में क्या ही दिक्कत है। पूछता है, अगर आओ कॉपी कर लो, लिख लो, लेकिन समझना तो चाहिए कि क्या चीज है, बस वो समझाने का काम मैं आपको कर रहा हूं, रट्टा तो मारना नहीं है सब चीज। अकॉर्डिंगली एन इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब कंडीशन। गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, पहला क्या है, इट हैज टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स फॉर द रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट डिवीजन रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस relating to the investment division and which would ensure that direct and indirect expenses relating to the incomes are properly recorded, accounted for and apportioned to these activity। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट को एक प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें ट्रू एंड फेयर डिस्कस, पूरा ट्रू एंड फेयर ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा, सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बराबर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो अपॉर्शनमेंट करना है वो भी बराबर से करना पड़ेगा। ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, उनको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जैसे बाकी सब लोग तभी कराते ना, 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न,
तो वो ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। सच अकाउंटेंट हैज टू फर्निश बाय दैट डेट रिपोर्ट ऑफ ऑडिट प्रिस्क्राइब इन प्रिस्क्राइब फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर। तो वो सीए अपना डिजिटल सिग्नेचर में वो ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देगा। ये दूसरा कंडीशन, ठीक है। तो पहला कंडीशन आपको प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना है, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना है। दूसरा कंडीशन आपको प्रॉपर ऑडिट करवाना है समय के पहले, ठीक है। तीसरा, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है ऑफ इनबाउंड रेमिटेंस, बाहर से जो पैसा आया फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एंड उसको आपने कैसे यूज किया इंडिया के अंदर, बाहर से कैसे पैसा आया इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उस पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट किया, कैसे यूज किया, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, इट हैज टू मेंटेन सेपरेट बैंक स्टेटमेंट ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ द रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट डिवीजन। तो सेपरेट बैंक स्टेटमेंट उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। इट हैज टू मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, जो शेयर्स परचेज सेल करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है ना, आपने कितने में खरीदा, कितने में बेचा, कितना एसटीटी है, क्या एवरेज प्राइस है उस दिन का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट मेंटेन करना पड़ेगा आपको परचेज और सेल का। और लास्ट में, इट हैज टू मेंटेन अ सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय द कस्टोडियन, जो कस्टोडियन सिक्योरिटीज का स्टेटमेंट इशू करता है वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। ये सारे के सारे चीज अमेंडमेंट है, ये पिछले साल की बुक में नहीं था, ठीक है। तो ये आप वहां पर ऐड कर सकते हो। तो यहां जाकर आपका ये डिस्कशन खत्म हो जाता है। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर जो अमेंडमेंट आया है कि सबसे पहले फाइनेंस एक्ट 22 में ये चीजें गवर्नमेंट ने यहां पर ऐड की है। ये जो आपको बोल्ड और इटैलिक्स में दिख रहा है, ये फाइनेंस एक्ट 22 के अंदर एडेड अमेंडमेंट है। ये आपको पिछले साल की बुक में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये फाइनेंस एक्ट 22 में ये इंस्ट्रूमेंट्स को सीबीडीटी ने ऐड किया है। अब साथ साथ में बोला है सीबीडीटी ने यहां पर इनको कुछ प्रिस्क्राइब कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने उन कंडीशंस को प्रिस्क्राइब किया है। क्या कंडीशंस प्रिस्क्राइब किया है? दो कंडीशन, उसके लिए रूल 21A के बनाया है। ये आपके डायरेक्ट टैक्स की बुक के अंदर भी कवर्ड है, आप चेक कर लेना, ठीक है। ये जितने भी अमेंडमेंट्स बता रहा हूं सब डीटी में भी कवर्ड है ऑब्वियसली। ये रूल 21A के में पहला कंडीशन इन्होंने अमेंडमेंट ये लाया है कि ये जो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो या ओवर ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आप एंटर कर रहे हो या ओवर द काउंटर डेरिवेटिव एंटर कर रहे हो, which is entered into by non-resident. Non-resident किसके साथ एंटर कर रहा है? एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ऑफ एन आईएफएससी के साथ एंटर कर रहा है। तो उस ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ऑफ एन आईएफएससी के पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए विच इज ग्रांटेड अंडर द आईएफएससी अथॉरिटी एक्ट 2020। तो उसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन एंटर कर रहा है? नॉन रेसिडेंट एंटर कर रहा है। किसके साथ एंटर कर रहा है? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के साथ एंटर कर रहा है जो आईएफएससी के अंदर है। तो उस ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर आईएफएससी अथॉरिटी बैंकिंग रेगुलेशन 2020 बाय द आईएफएससी अथॉरिटी। दूसरा कंडीशन, ये जो नॉन रेसिडेंट है ना, ये नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पी नहीं होना चाहिए। मतलब ये नॉन रेसिडेंट बाहर होना चाहिए। अगर उसका इंडिया में पी है तो नहीं चलेगा, तो आपको यहां पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। वो नॉन रेसिडेंट बाहर होना चाहिए। तो देखो कंडीशन नंबर 2 यही है, सच कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंस्ट्रूमेंट और डेरिवेटिव इज नॉट एंटर्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट थ्रू और ऑन बिहाफ ऑफ इट्स परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। तो वो अपने पी के थ्रू नहीं कर रहा है, ये बाहर से कहीं कर रहा है। इंडिया में पी नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। वो बाहर से कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन यहां पर रूल 21A में डाले हैं। तो यहां पर अमेंडमेंट क्या है? पहला अमेंडमेंट तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट ने यहां पर ऐड किए। पिछले साल यहां पर सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट था, दैट इज नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब गवर्नमेंट ने दो और इंस्ट्रूमेंट यहां पर ऐड किए। ये है फाइनेंस एक्ट 22 का अमेंडमेंट, प्लस गवर्नमेंट ने यहां पर जो कंडीशंस प्रिस्क्राइब करने थे, इसमें दो कंडीशंस प्रिस्क्राइब कर दिए कि वो जो आईएफएससी के अंदर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है उसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का, प्लस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे कुछ शब्दों का मतलब है, वो तो पिछले साल के बुक्स में भी था, आप जाकर चेक कर लेना, वो कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं, ठीक है। चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाला अमेंडमेंट भी एक फाइनेंस एक्ट 22 का अमेंडमेंट है। ये पिछले साल भी ये सेक्शन था, आप जाकर अपनी बुक में चेक कर सकते हो। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि पिछले साल ये सेक्शन सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिए था, अब ये सेक्शन शिप के लिए भी एप्लीकेबल हो गया है। तो यहां पर एक शिप वर्ड ऐड हो गया है बस, और कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है, चेक कर लेना, ठीक है। और नीचे गवर्नमेंट ने शिप का डेफिनेशन डाल दिया है कि शिप मीन्स अ शिप और एन ओशन वेसल, इंजन ऑफ ए शिप, ओशन वेसल और एनी पार्ट देयर ऑफ। तो उसका डेफिनेशन डाल दिया है। तो यही एक छोटा सा अमेंडमेंट है, यहां पर और कुछ भी नहीं है। तो ये सेक्शन पिछले साल भी था, अमेंडमेंट यहां पर सिर्फ शिप का एडिशन हो गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। चेक करो यहां पर जो फाइनेंस एक्ट 22 के अमेंडमेंट्स है वो भी इंस्टीट्यूट ने डाल दिया है, ठीक है। ये आपको डीटी के सप्लीमेंट्री में भी मिलेगा ये सब कुछ। हाँ, नेक्स्ट वन भी एक नया सेक्शन है, दिस इज द न्यू सेक्शन।
विच इज एडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022। यहां पर क्या है, एक नॉन रेसिडेंट है यूके में, ठीक है, और ये आईएफएससी है, और आईएफएससी के अंदर उसका पोर्टफोलियो मैनेजर है। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजर अगर नॉन रेसिडेंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करता है तो ये नॉन रेसिडेंट जो भी इनकम कमाएगा, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये इनकम अक्रू आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। मतलब क्या है, बहुत बारीकी से सुनो। ये एक नया सेक्शन है, अभी आया है फाइनेंस एक्ट 22 में, पिछले साल तक नहीं था ये। आईएफएससी के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजर है और ये नॉन रेसिडेंट यूके में रहता है। अब उस नॉन रेसिडेंट ने इस पोर्टफोलियो मैनेजर को चुना क्या करने के लिए, मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करो, ठीक है, मेरा नैस्डैक के अंदर शेयर्स है उसको ट्रेड करो। तो ये ट्रेड करता है उसके शेयर्स को, तो नैस्डैक के अंदर शेयर्स होना चाहिए, बीएससी में नहीं होना चाहिए। बीएससी में अगर होंगे तो इनकम इंडिया में अक्रू हो जाएगी और फिर टैक्स लगा देंगे। तो शेयर्स भी नैस्डैक में होना चाहिए, डाउ जोन्स में होना चाहिए, फॉरेन के स्टॉक मार्केट में होना चाहिए, इंडिया में नहीं होना चाहिए, ठीक है, बी वेरी केयरफुल, तब माफ करेंगे नहीं तो माफ नहीं करेंगे। चेक करो, एनी इनकम रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट, इनकम कौन कमा रहा है, नॉन रेसिडेंट, फ्रॉम पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फंड्स मैनेज और एडमिनिस्ट्रेटर बाय अ पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ सच नॉन रेसिडेंट। तो मैनेज कौन कर रहा है, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन एन अकाउंट मेंटेन्ड विद एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन आईएफएससी, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजर कहां पर है, आईएफएससी के ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में काम करता है, ठीक है। As referred in ATLA, to the extent such income accrues or arises what outside India and is not deemed to accrue or arise in India, इंडिया में deemed to accrue or arise नहीं होना चाहिए, बाहर accrue होना चाहिए। Moral of the story, simple example, the trading of the shares should happen outside India, ट्रेडिंग इंडिया में नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैनेज इंडिया से हो रहा है, इंडिया से बैठ के टक 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 खरीद रहा बेच रहा है, लेकिन शेयर्स बाहर खरीद रहा बेच रहा है, इंडिया के नहीं है वो, बीएससी में खरीद रहा नहीं है, एनएससी में नहीं खरीद रहा है, एनएससी में नहीं बेच रहा है, अगर वो करेगा तो बैंड बजेगी, टैक्स लग जाएगा। चेक करो, नीचे पोर्टफोलियो मैनेजर का डेफिनेशन दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं, ये चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद ये 10(8), 10(8)A, 10(8)B, 10(9), ये चारों सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2022 ने विड्रॉ कर दिया है, मतलब निकाल दिया है, तो आप भी अपनी बुक से डिलीट मार दो। ये चारों सेक्शंस फाइनेंस एक्ट 2022 ने क्या कर दिया है, निकाल दिया है, जाकर चेक करना ये, ठीक है। ये चारों सेक्शन आपकी बुक में, पिछले साल की बुक में था, वो डिलीट मार दो, वो चारों सेक्शन अब डिलीट हो चुके हैं, पूरा का पूरा निकाल दिया है, ठीक है। बहुत डिटेल में उस पर बताया था, अब सब निकल गया है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, निकला तो अच्छी चीज। Now next amendment is a CBDT clarification। 1023 FE करके एक सेक्शन है जिसके अंदर आपको पता होगा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं, सॉवरेन वेलफेयर फंड वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं, पेंशन फंड वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके अंदर एक कंडीशन है फॉर सॉवरेन वेलफेयर फंड और पेंशन फंड के लिए, तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के लिए वो कंडीशन नहीं है, सॉवरेन वेलफेयर फंड और पेंशन फंड के लिए एक कंडीशन है कि वो लोग कोई भी लोन और बोरोइंग अगर लेते हैं तो वो लोग उस पैसे को इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कोई भी लोन अगर वो लोग लेते हैं, कोई भी लोन या बोरोइंग, कौन ले रहा है, सॉवरेन वेलफेयर फंड या पेंशन फंड, कोई भी लोन लेता है, कोई भी बोरोइंग लेता है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहां पर सीबीडीटी से सवाल पूछा गया, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट, तो सीबीडीटी ने इसका मतलब समझाया कि अगर आपने कोई लोन या बोरोइंग लिया है, आपने लिया है या आपके कोई ग्रुप कंसर्न ने लिया है, स्पेसिफिकली फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, स्पेसिफिकली फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अगर आपने या आपके कोई ग्रुप कंसर्न ने, मतलब आपकी कोई सब्सिडरी ने लोन लिया है स्पेसिफिकली फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो फिर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ये मतलब है इनडायरेक्ट का। लेकिन अगर आपने नॉट स्पेसिफिकली लोन नहीं लिया है, जनरल लोन है, ठीक है, आपने या आपके ग्रुप कंसर्न ने कोई जनरल लोन लिया है, स्पेसिफिक लोन नहीं लिया है। देखो बैंक से जब लोन लेते हो तो आप बताते हो ना बैंक को पर्पस क्या है, तो पर्पस अगर ये बताते हो कि भाई आई एम टेकिंग लोन टू इन्वेस्ट इन इंडिया, तो फिर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तो फिर आप ये कंडीशन वायलेट कर रहे हो और आपको एग्जेम्पशन 1023 FE में नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप जनरल लोन ले रहे हो और आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको स्पेसिफिकली लोन नहीं ले रहे हो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यही लिखा गया यहां पर, चेक कर लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये चेक कर लो एक बार चाहिए तो इंस्टीट्यूट ने अच्छा काम किया है, इन्होंने हर जगह पे पेज नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल भी रेफर किया है, तो अच्छी बात है, नहीं करते तो मैं बता देता हूं और क्या। नाउ नेक्स्ट वाला ये सेम अमेंडमेंट है, कुछ अलग नहीं है। 1023 FF में आपका कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा,
to the extent the capital gains, to the extent the income is attributable to the non-resident as may be prescribed. चेक करो, ऐसे पहले भी तो शब्द पढ़े ना 10(4)d के अंदर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बोलिए। तो अगर ये देखोगे तो एग्जैक्टली वैसा ही है, ठीक है। कितना कैपिटल गेन्स माफ होगा? सिर्फ उतना ही कैपिटल गेन्स माफ होगा जितना तुम्हारे नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स क्या करते हैं, होल्ड करते हैं यूनिट्स, ठीक है। तो ये सेम कॉपी पेस्ट है, फॉर्मूला देखो वैसा ही है, ए इंटू बी डिवाइड बाई सी। ए क्या हो गया आपका कैपिटल गेन्स, बी क्या हो गया नॉन रेसिडेंट कितना यूनिट होल्ड करते हैं वो बी हो गया, सी क्या हो गया, सी आपका टोटल यूनिट सी हो गया, ठीक है। तो ये सेम एज 10(4)d है यार, 10(4)d जैसा ही है, जाकर चेक कर लेना। ये आपने पहले पढ़ा था, ये लास्ट ईयर आया था, हाँ ये लेकिन नहीं था पहले। तो बस ये फॉर्मूला इन्होंने डाल दिया और क्या, कोई महान चीज नहीं है, ठीक है। तो चेक कर लेना। यहां पर भी आपको सेम पिछले सेक्शन जैसा इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट भरना है, एनुअल स्टेटमेंट भरना है ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, वो सारी चीजें यहां पर भी करना है, चेक कर लो, ठीक है। ठीक है, इनकम शैल बी एग्जेम्प्ट ओनली व्हेन द स्पेसिफाइड फर्म फर्निशेस एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर 139(1). Where such form is not filed, the exempt income would be nil. तो फिर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर साथ साथ में आपको क्या करना है, उसको सर्टिफाई करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, मतलब ऑडिट वॉडिट करवाना है और कुछ नहीं, चेक कर लो, ठीक है। इट क्लियर? तो ये सारी चीजों के लिए आपको एक स्टेटमेंट भरवाना पड़ता है एक सीए से, ठीक है। नाउ अगला सेक्शन 47(7)(a)(b), इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ सिक्योरिटीज नोटिफाई की थी पिछले साल, अब उसमें एक और सिक्योरिटी ऐड कर दिया है, बस यही अमेंडमेंट है, दैट इज बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट्स विद अंडरलाइंग बुलियन, ठीक है। ये एक एडिशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने ऐड किया है, पहले बाकी सब ये 5 पहले से थी, ये छठी वाली गवर्नमेंट ने अभी ऐड किया, ये पहले नहीं थी, ठीक है। बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट्स विद अंडरलाइंग बुलियन, ये एक एडिशन है, चेक कर लो, ठीक है। कुछ खास नहीं है इसके अंदर भी, चेक कर लो। नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट किसके अंदर है, ये ओरिजिनल फंड और जो ये रिजल्टिंग फंड वाला कॉन्सेप्ट आया ना, उसके अंदर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया। ओरिजिनल फंड रिजल्टिंग फंड का कॉन्सेप्ट क्या था, एक ओरिजिनल फंड है जो इंडिया के बाहर है और रिजल्टिंग फंड जो है वो इंडिया के अंदर है। अब उस फंड का अपने को रीलोकेशन करना है, मतलब वो ओरिजिनल फंड बंद करना है और उसके सारे यूनिट होल्डर्स को इंडिया में लेकर आना है, ठीक है। तो आपका जो भी कैपिटल गेन सब एग्जेम्प्ट, ठीक है, 47(7)(a)(d) में एग्जेम्प्ट। अब यहां पर एक अमेंडमेंट आया है ओरिजिनल फंड के डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। ओरिजिनल फंड कहां पर है, इंडिया के बाहर है, ठीक है। तो उनके लिए बोला था, ये कंडीशन 1, 2, 3 आपने पढ़ा था क्लास के अंदर, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 4 गवर्नमेंट ने बोला हम प्रिस्क्राइब करेंगे, अब उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया थ्रू अ नोटिफिकेशन। क्या प्रिस्क्राइब किया, रूल 21AL करके एक रूल लेकर आ गया। ये रूल क्या बोलता है, दैट द एग्रीगेट पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टमेंट इन द ओरिजिनल फंड, ओरिजिनल फंड के अंदर जो एग्रीगेट पार्टिसिपेशन है रेजिडेंट्स का, इंडिया के रेजिडेंट्स का, जो ओरिजिनल फंड कहां पर है, ओरिजिनल फंड इंडिया के बाहर है, उसमें इंडिया के रेजिडेंट्स का 5% से ज्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए, चेक करो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द कॉर्पस ऑफ सच फंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू द रिजल्टेंट फंड बीइंग अ कैटेगरी 3 AIF। तो जो ओरिजिनल फंड है उसके अंदर जब वो एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं ना, वहां से रिजल्टेंट फंड को एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, जब वहां से यहां इंडिया आ रहे हैं, तभी इंडिया के रेजिडेंट्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 5% से ज्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए। कौन से वाले ओरिजिनल फंड, कौन से वाले फंड के अंदर, कैटेगरी 3 AIF इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, कैटेगरी 3 AIF इन्वेस्टमेंट फंड के लिए कंडीशन है, कैटेगरी 1 और 2 के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ कैटेगरी 3 AIF इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, कैटेगरी 1 और 2 के लिए ये नहीं है। ये जो कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी 3, इतनी बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है इंस्टीट्यूट इसको टेस्ट करने वाला है, इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली नोटिफिकेशन उठाया, कॉपी पेस्ट मार लिया, इतना मंथन भी नहीं किया होगा उन्होंने, इतना डिटेल में बात नहीं किया होगा, और इतना अंदर घुस के वो लोग पूछना चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा एज ए स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ये सारे प्रोविजंस इतने ज्यादा काम आते भी नहीं है, ठीक है। डे टू डे लाइफ में नहीं आते, ये सब स्पेसिफिक केसेस के लिए ये प्रोविजंस बनाए गए। तो क्या बोला गया है कि जब वहां से ओरिजिनल फंड से इंडिया में एसेट ट्रांसफर हो रहा है, उस टाइम पे इंडियन रेजिडेंट्स का उस फंड के अंदर 5% से ज्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए टू रिजल्टेंट फंड बीइंग कैटेगरी 3 AIF। ये सिर्फ कैटेगरी 3 AIF के लिए, 1 और 2 के लिए नहीं है, ठीक है, चेक कर लो। तो ये है आपका ये अमेंडमेंट, बाकी पूरा का पूरा प्रोविजन आपने पहले भी पढ़ा था, यहां पर पेज नंबर भी लिखा गया है, ठीक है। इसके नीचे अभी इन्होंने कुछ टाइम पास किया है, वही नेशनल टाइम पास, ठीक है। जैसे CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है,
तो 331 है अभी करंट ईयर का, सबको पता है, बच्चे बच्चे को बताइए ना, तो डायरेक्ट टैक्स पढ़ा है तो पता ही होगा 331 है करंट ईयर का CII। और सर और इन्होंने सरचार्ज का पूरा टेबल डाल दिया है। सरचार्ज के अंदर एक अमेंडमेंट आया है कि पहले यहां पर 111A 112A और डिविडेंड इनकम कवर्ड थी, इसके ऊपर गवर्नमेंट 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाती थी। अब गवर्नमेंट ने यहां पर 112 भी ऐड कर दिया है, चेक करो। तो ये भी मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स के अंदर बताया है, तो 112 भी ऐड कर दिया है गवर्नमेंट ने यहां पर, ठीक है। तो पहले यहां पर 111A डिविडेंड इनकम और 112A इनकम पे, कौन सी इनकम, 111A 112A और डिविडेंड, इन तीन इनकम पे 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाती थी गवर्नमेंट। अब इसमें एक और एडिशन हो गया, 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर भी 15% से ज्यादा सरचार्ज गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये भी मैंने आपको क्लास में बोला था कि अगर एक एओपी में सारे मेंबर्स अगर कंपनी है, एक एओपी है उसमें सारे के सारे मेंबर्स क्या है, कंपनी है, सारे मेंबर्स कंपनी है, तो उस एओपी का मैक्सिमम सरचार्ज 15% होगा, 37% नहीं होगा। उस एओपी का मैक्सिमम सरचार्ज 15%, तो उसका ब्रेकअप यहां पर दिया है कि कब 10% और कब 15%, चेक कर लो, ठीक है। तो अगर एक एओपी में सारे मेंबर क्या है, कंपनी, ये भी फाइनेंस एक्ट 22 का अमेंडमेंट है, ये मैंने उसमें भी बताया आपको, कहां पर, अपना टीटी के अमेंडमेंट लेक्चर में भी और क्लास में भी बोला है। एक एओपी में सारे मेंबर कंपनी से, एक भी मेंबर अदर देन कंपनी नहीं होना चाहिए। तो एओपी का मैक्सिमम सरचार्ज 15%, पहले 10%, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% और 1 करोड़ के ऊपर 15%, 15% से ज्यादा नहीं लगेगा, 25 और 37% का सरचार्ज इनको नहीं लगेगा, चेक कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ये नया सेक्शन है एब्सोल्युटली 239A फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट है। ये मैंने आपको डीटी में भी पढ़ाया, अगर आपने मुझे डीटी पढ़ाया कहीं पे भी पढ़ाया तो ये आपने सेक्शन पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। सपोज क्या हो रहा है, 195 में मैं टीडीएस काट रहा हूं, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है पता है, मैं टीडीएस नहीं काटूंगा, मैं टीडीएस में खुद बेयर करूंगा, मतलब मैं बेयर करूंगा, पेयर बेयर करेगा, पेई भार है, टीडीएस पेयर बेयर करेगा, ये अग्रीमेंट में लिखा है। तो मेरे और पेई के अग्रीमेंट में ये लिखा है कि टीडीएस मैं बेयर करूंगा, और टीडीएस मैंने बेयर भी किया और मैंने भर भी दिया गवर्नमेंट को, ठीक है। अब टीडीएस भरने के बाद मेरे को पता चला कि सामने वाली की इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है। अब सामने वाली की इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, उसके बावजूद भी मेरे से गलती हो गई और मैंने टैक्स अपने जेब से बेयर करके गवर्नमेंट को भर दिया, तो ऐसे केस में मुझे रिफंड मिलना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे केस में आपको रिफंड मिलेगा, आप 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स आप एप्लीकेशन कर दो, आपको रिफंड दे देंगे, ठीक है। तो एओ एक ऑर्डर पास करेगा और आपको रिफंड दे देगा। एओ अलाउ भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर रिजेक्ट कर रहा है तो एओ आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और एओ वो ऑर्डर पास करेगा विद इन 6 months ऑन द एंड ऑफ द मंथ इन विद द एप्लीकेशन ऑफ द फंड फॉर रिफंड इज रिसीव, ठीक है। तो बहुत सिंपल रूल है कि टैक्स आपको बेयर करना है, पेयर बोलता है मैं ही बेयर करूंगा, मैं काटूंगा नहीं, मैं खुद जेब से भरूंगा। अब मैंने जेब से भर दिया टैक्स, उसके बाद मेरे को पता चला सामने वाले की इनकम एग्जेम्प्ट है, माफ है, टैक्सेबल नहीं है, तो ये तो जबरदस्ती का भर दिया। तो एओ को एप्लीकेशन दे दो 30 दिन के अंदर, वो 6 महीने के अंदर ऑर्डर पास करेगा और आपको रिफंड दे देगा। अगर वो आपका रिफंड रिजेक्ट कर देता है तो आप अपील भी कर सकते हो, गवर्नमेंट ने यहां पर बोला है सीआईटी अपील को जाकर अपील कर सकते हो, चेक कर लो, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा खास चीज नहीं है यहां पर, मामूली सी चीज डाल के रखी है, ठीक है। तो ये चीज हमने डायरेक्ट टैक्स में की थी। अब नेक्स्ट वाला 115AD सबसेक्शन 1A सबसेक्शन 1B, ये सब कुछ सेम ही है, आपकी बुक के अंदर भी कवर्ड है, जाकर चेक करना। रूल 21 AJ वेजे सब है, ये सब आपकी पिछले साल की बुक के अंदर है, नवंबर 22 का जो आपका बुकलेट है उसके अंदर था। यहां पर अमेंडमेंट क्या है, सिर्फ यही अमेंडमेंट है, बस ये अमेंडमेंट है, बस यहां पर ये अमेंडमेंट है। तो चलो देख लेते क्या अमेंडमेंट है। The income of the specified fund attributable to the units held by the non-resident would not be eligible for tax rate specified under 115AD। फिर से यहां पर वही नाटक है कि आपको एक एनुअल स्टेटमेंट भर के देना पड़ेगा, अनलेस इट फर्निशेस द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एलिजिबल फॉर कंसेशन टैक्स ऑन और बिफोर द सेट ड्यू डेट। तो आपको ये पर्टिकुलर चीज बहुत जगह पर रिपीट हो रही है, 10(4)D में भी थी, सेक्शन 47 में भी कहीं पर तो था पीछे, यहां पर तीसरी बार ये आ गया है, चेक कर लो, ठीक है। तो आपको एक एनुअल स्टेटमेंट भर के देना पड़ेगा, स्पेसिफाइड फंड की इनकम यहां पर तब तक कंसेशनल टैक्स रेट पर चार्ज नहीं होगी। 115AD इज फॉर कंसेशनल टैक्स रेट फॉर FIIs एंड स्पेसिफाइड फंड। तो स्पेसिफाइड फंड की इनकम तब तक कंसेशनल टैक्स रेट पर टैक्स नहीं होगी जब तक वो क्या नहीं करते, एनुअल स्टेटमेंट भर के नहीं देते हैं, चेक करो। सिमिलरली स्पेसिफाइड फंड में 2 पॉइंट आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, सेम पॉइंट यहां पर रिपीट हुआ है। एक पॉइंट तो है जहां पर आपकी प्रोपोर्शनेट इनकम टैक्सेबल होगी, प्रोपोर्शनेट इनकम
कंसेशनल रेट पे टैक्स होगी और प्रोपोर्शनल इनकम नॉर्मल रेट पे टैक्स होगी। और जो स्पेसिफाइड फंड के अंदर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, किसका, इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, उनकी गवर्नमेंट ने बोली है सारी की सारी इनकम माफ हो जाएगी। देखो उनकी प्रोपोर्शनेट नहीं, उनकी सारी की सारी इनकम विल बी टैक्स्ड एट व्हाट, कंसेशनल रेट। तो याद है वहां पर भी 10(4)(d) में भी जो पहला वाला स्पेसिफाइड फंड था उसकी प्रोपोर्शनेट इनकम एग्जेम्प्ट थी, जो दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट था उसकी प्रोपोर्शनेट इनकम नहीं एग्जेम्प्ट थी, उसकी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट थी। वैसे ही यहां पर भी जो पहला वाला स्पेसिफाइड फंड है उसकी प्रोपोर्शनेट इनकम पे कंसेशनल टैक्स रेट मिलेगा, और ये जो दूसरा वाला कंसेशनल, ये जो दूसरा वाला तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फंड है, जो स्पेसिफाइड फंड है, जो इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, उसका सिर्फ और उसका पूरा का पूरा इनकम कंसेशनल रेट पे टैक्स हो जाएगा। चेक करो यहां पर भी इनको सिर्फ एक काम करना है कि कंसेशनल रेट पे टैक्स करवाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट भरना पड़ेगा। तो देखो 10(4)(d) के अंदर क्या है, 10(4)(d) के अंदर एग्जेम्पशन है, और 115(a)(d) के अंदर क्या है, 115(a)(d) के अंदर कंसेशनल रेट है, एग्जेम्पशन नहीं है कंप्लीट। तो 10(4)(d) में जो पहला स्पेसिफाइड फंड था, स्पेसिफाइड फंड 1, वहां पर प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलता है, और जो स्पेसिफाइड फंड 2 था, जो क्या था, इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ठीक है, वहां पर फुल एग्जेम्पशन मिलता है। याद आ रहा है? सिमिलरली यहां पर भी जो स्पेसिफाइड फंड का पहला पार्ट है, ठीक है, स्पेसिफाइड फंड का जो पहला पार्ट है, यहां पर प्रोपोर्शनेट इनकम पे आपको क्या लगेगा, कंसेशनल रेट, पूरी इनकम पे नहीं लगेगा। और यहां स्पेसिफाइड फंड का जो दूसरा पार्ट है, जो क्या है, इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, यहां पे फुल इनकम पे आपको कंसेशनल रेट लगेगा। ये मैंने आपको क्लास में भी लिखाया था, ये चार्ट अगर आपको याद है। उसके बाद भी अगर फोटो लेना है तो ले लो, जिसने अपने से क्लास नहीं पढ़ा है वो ले लो बेटा, ठीक है। अब ये फोटो ले लो आप लोग, और दोनों केस के अंदर आपको क्या करना है कि एनुअल स्टेटमेंट भर के देना है भाई, आपकी इनकम कितनी, क्या है वो, प्रपोर्शन कैसे आया, और वो पूरा पूरा डिटेल देना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, वो कैसे देते हैं, वो प्रोसीजरल काम है, वो एग्जाम में नहीं आ सकता है। अब इसके बाद जो है वो एडवांस रूलिंग का पूरा चैप्टर कॉपी कर दिया है तुम्हारे लास्ट स्टडी मटेरियल से। फर्क बताता हूं, फर्क क्या है पता है, लास्ट स्टडी मटेरियल में ना आपके एडवांस रूलिंग भी था और बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग भी था, ठीक है, दोनों था, याद है आपको, दोनों था। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने बोला है सिर्फ बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग पढ़ो, एडवांस रूलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरा कॉपी पेस्ट है, चेक करो, कुछ भी अलग नहीं है। आप देखोगे तो ये इंट्रोडक्शन भी सेम है, ये भी सेम है, ये सब कुछ सेम है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, पूरा कॉपी पेस्ट वही है, लिमिट्स भी वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ 245W तक सब कुछ वही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक इन्होंने क्या कर दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है, चेक कर लो फटाक से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आया है वो उस टॉपिक से आया है जो जनरली सब छोड़ देते हैं, ठीक है, बट अभी कुछ नहीं कर सकते, अमेंडमेंट आया है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ट्रीटीज, ओवरव्यू, फीचर्स, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रिटेशन वाला फालतू टॉपिक था ना, पैक्टा सुंड सर्वेंडा फरवेंडा ऐसा सब कुछ था उसके अंदर, उसमें से ये अमेंडमेंट आया है, ठीक है। ना अब इसमें एक अमेंडमेंट जो आया वो थियोरेटिकल नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल अमेंडमेंट है। इसमें एक अमेंडमेंट आया मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज से रिलेटेड, एक सीबीडीटी का सर्कुलर है। पहले मैं आपको पूरा का पूरा ना ये डिस्कशन समझा देता हूं, ठीक है, ताकि शायद आपको याद नहीं होगा, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज क्या होता है, और इतना ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में है भी नहीं है सब कुछ। तो पहले मैं मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज के बारे में आपको बता देता हूं। से फॉर एग्जांपल इंडिया ना किसी एक कंट्री के साथ, से फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे मैंने एग्जांपल डाला हूं, इंडिया ने ना यूके के साथ DTAA किया है, ठीक है, यूके के साथ DTAA किया है, और इंडिया ने बोला है कि अगर यूके का कोई बंदा इंडिया में आके इंटरेस्ट कमाता है, बहुत बारीकी से सुनना, ठीक है, इंडिया ने यूके के साथ DTAA किया है, और इंडिया ने यूके के साथ DTAA के अंदर लिखा है कि यूके का कोई बंदा अगर इंडिया में आके इंटरेस्ट कमाता है, या रॉयल्टी कमाता है, या FTS कमाता है, या डिविडेंड कमाता है, तो उसको 15% टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 15% टैक्स, ठीक है, ये पहली चीज दिमाग में रखना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 15% टैक्स, ठीक है, किस पर? डिविडेंड पे, रॉयल्टी पे, FTS पे 15% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब यूके को हमने क्या किया मालूम, हम यूके हमारा बहुत प्यारा देश है, प्रिय देश है, तो हमने उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर डाल के रखा है कि हमारा फेवरेबल नेशन है, हमारा अच्छा नेशन है। हम हर नेशन को मोस्ट फेवर्ड नेशन में नहीं डालते, हम पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन में नहीं डालेंगे, हम हर देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन में नहीं डालेंगे, बट यूके को डाल के रखा है, ठीक है। अब यूके के लिए हमने क्या प्रोविजन बना के रखा है,
इंडिया यूके DTAA क्या बोल रहा है कि भाई यूके का कोई बंदा अगर इंडिया में आके पैसा कमाता है, इंडिया अगर उसका सोर्स है, तो उस पर 15% टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट पे, रॉयल्टी पर, एफटीएस पे, डिविडेंड पे। और यूके हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन है। अब कुछ दिनों के बाद हमने यूएस के साथ क्या किया, DTAA किया। ठीक है, अब बारीकी से सुनना, अब बारीकी से सुनना। और यूएस के साथ जब DTAA किया तो यूएस भी हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन है, उसके साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, हमारा कोई लड़ाई नहीं है उनके साथ। ठीक है, हम तो सबके साथ अच्छे से रहते हैं भाई, हम तो यूएस के साथ भी अच्छे से रहते हैं, यूके के साथ भी अच्छे से रहते हैं, रशिया के साथ भी अच्छे से रहते हैं, यूक्रेन के साथ भी अच्छे से रहते हैं, हम जर्मनी के साथ भी अच्छे से रहते हैं, फ्रांस के साथ भी, तुर्की के साथ भी, हम इजराइल के साथ भी, हमारा सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप है। तो अब सुनो जरा क्या हो रहा है, कहानी में अब ट्विस्ट आएगा, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत हाई फंडू कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल टैक्स के, लेकिन एकदम सिंपल भाषा में, हर चीज की सिंप्लिसिटी होती है, उससे समझोगे तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो अब हमारा किसके साथ DTAA हो रहा है, यूएस के साथ। अब यूएस भी मोस्ट फेवर्ड नेशन है। अब यूएस के साथ जब DTAA हो रहा है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, हम उस केस में बोल रहे हैं कि हम 10% टैक्स लगाएंगे। ठीक है, 10% टैक्स लगाएंगे। तो अब मुझे बताना, यूके वाले नाराज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे हम भी तो मोस्ट फेवर्ड नेशन है, हमें क्यों नहीं 10% लगा रहे हो आप, हमें तो आपने पहले ट्रीटी करके 15% टैक्स लगा दिया हमारे लोगों को। तो ऐसे केस में CBDT ने बोला, अगर दोनों मोस्ट फेवर्ड नेशन है और अगर आप दूसरे देश के टैक्सेशन को लिमिट कर रहे हो, बहुत बारीकी से सुनना, दोनों देश मोस्ट फेवर्ड नेशन है और आपने पहली ट्रीटी की उसमें 15% टैक्स लगा दिया, दूसरी ट्रीटी की उसमें टैक्स थोड़ा कम लगा दिया, लिमिट कर दिया, या तो 0 टैक्स लगा दिया, तो आपको इसको पहले वाले देश को भी एक्सटेंड करना चाहिए। लेकिन CBDT ने बोला, अगर आपको पहले वाले देश को एक्सटेंड करना है तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। मतलब ये क्या हुआ, बहुत बारीकी से सुना, पहले आपने एक मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ ट्रीटी की, उसको 15% टैक्स लगाया, लेकिन जब दूसरे मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ ट्रीटी की, उसको 10% टैक्स लगाया। ये भेदभाव मत करो, आपको ये 10% टैक्स पहले वाले ट्रीटी को भी एक्सटेंड करना चाहिए। लेकिन CBDT ने बोला, अगर ये टैक्स आपको पहले वाले ट्रीटी को एक्सटेंड करना है तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। सर वो कंडीशंस कौन से हैं? चलो अब पढ़ेंगे पूरा का पूरा भाषण वो, और वो कंडीशंस कौन से हैं, चलो पढ़ते। द प्रोटोकॉल टू इंडियाज DTAA विद सम ऑफ द कंट्रीज, especially European states, OECD members, Netherlands, France, Swiss, Confederation, Sweden, Spain and Hungary, contains provision referred to as most favored nation clause. So each MFN clause in these DTAAs have a different formulation. The general underlying provision is that if after the signature or entry into force, depending upon the language of the MFN of the DTAA with first state कौन है? UK. India enters into DTAA with another OECD member. OECD member दूसरा कौन है यहाँ पर? US for example. Wherein India limits its source taxation rights. India ने US के केस में taxation rights को लिमिट कर दिया है, कम कर दिया है, of certain income such as dividend, interest, royalty, FTS, etc. to a lower rate or scope more restricted than the scope provided for those items of income in DTAA with the first state. तो आपने यूएस को लिमिट किया है, बेनिफिट दिया है एज कंपेयर टू द फर्स्ट स्टेट। सच बेनिफिशियल ट्रीटमेंट शुड आल्सो बी एक्सटेंडेड टू फर्स्ट स्टेट। तो यूके को भी आपको वो एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये बोलता है MFN क्लॉज, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज बोलता है कि आप, ये तो वैसे बात हो गई ना, पहले एक बच्चे को मैंने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, कितना डिस्काउंट दिया? 10%। अब दूसरे बच्चे को मैंने दे दिया 40% डिस्काउंट। तो पहला बच्चा आगे चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? चिल्लाएगा ना, बोलेगा ये क्या गलत बात है सर, मैंने तो पहले खरीद के मतलब पाप किया, आपसे पहले लेक्चर खरीद के मैंने पाप किया सर, मुझे 10% दे रहे हो, दूसरे वाले को 40 दे रहे हो, मुझे भी 40 दो। आपके लिए सारे स्टूडेंट्स फेवर्ड होने चाहिए, एवरी स्टूडेंट शुड बी मोस्ट फेवर्ड। तो यहां पर वैसे ही मोस्ट फेवर्ड नेशन है आप, तो सब में मोस्ट फेवर्ड नेशन को सेम ट्रीटमेंट करना चाहिए। Now, through this circular, the CBDT clarifies the applicability of MFN clause and the benefit of the lower rate or restricted scope of taxation rights in relation to certain items of income, such as dividend, interest, royalty, FTS, provided in India's DTAA with third states, will be available for the first OECD state only when the following conditions are met. तो CBDT ने बोला भी आपको कुछ conditions fulfill करने पड़ेंगे, अगर वो conditions fulfill करते हैं तो इंडिया यूके DTAA में भी हम वो बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या कंडीशन है चलो देखते हैं। The second treaty किसके साथ? That is with USA. With the third state, that is US, is entered into after the signature or entry into force depending upon the language of the MFN between India and the first state. तो second treaty
फर्स्ट ट्रीटी के बाद होना चाहिए, ठीक है, ये पहला कंडीशन है। चलो ठीक है। द सेकेंड ट्रीटी इज एंटर इनटू बिटवीन इंडिया एंड अ स्टेट, कैसे देश के साथ होनी चाहिए, विच इज अ मेंबर ऑफ ओईसीडी एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द ट्रीटी। तो जो सेकेंड ट्रीटी कर रहे हो वो भी एक ऐसे देश के साथ होनी चाहिए जो ओईसीडी का मेंबर है। थर्ड, इंडिया लिमिट्स इट्स टैक्सेशन राइट इन द सेकेंड ट्रीटी, इंडिया ने सेकेंड ट्रीटी में रिलैक्सेशन दिया है इन रिलेशन टू रेट और स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अ सेपरेट नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड बाय इंडिया, इंडिया को उस पर एक सेपरेट नोटिफिकेशन लानी पड़ेगी, importing the benefits of the second treaty into the treaty with the first state as required by the provisions of 91 of the Income Tax Act। तो इंडिया को इस पे क्या करना पड़ेगा, एक नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा कि भाई, एक नोटिफिकेशन में बस इतना लिखना होगा कि भाई the benefits of India US DTAA now will also be extended to the benefits of now will also be extended to India UK treaty because India UK is also a most favored nation। ये आपको क्लॉज डालना पड़ेगा एक नोटिफिकेशन के थ्रू। तो ये चार कंडीशन आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं, then the lower rate or restricted scope of treaty with the third state, that is US, is imported into the treaty with OECD having MFN clause from the date as per the provisions of the MFN clause in the DTAA after allowing the due procedure under the Indian tax laws। However, notwithstanding the clarification given above, where in case of a taxpayer there is a decision by any court on this issue favorable to such taxpayer, the circular will not affect the implementation of the court order in such case। अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर चल रहा है उस पर, तो फिर ये सर्कुलर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब नीचे एक एग्जांपल डाला है इन्होंने, ठीक है, ये एग्जांपल के थ्रू ये लोग पूरा एक्सप्लेन करते हैं भाई चारों कंडीशंस कैसे एप्लीकेबल होगा, क्या एप्लीकेबल होगा, चारों कंडीशंस के बारे में इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। चलो पढ़ लेते चाहिए तो फिर भी। Mauritius INC is incorporated in country X, holds 26% controlling interest in Pilu Limited, an Indian company. Now, Pilu declared dividend of 50 lakhs during the 22-23. The DTAA between India and country X, which came into force on 1/1/2018, provides for taxation at 15%. तो इंडिया और कंट्री एक्स का DTAA क्या बोलता है, डिविडेंड कितने पे टैक्स होगा, 15% पे। Now thereafter, India entered into DTAA with country Y, तो ये थर्ड स्टेट है, which came into force on 15th of May 2018, 5 महीने बाद। The India country Y DTAA inter alia provides for concessional rate of 10%. Now country X is an OECD member since 2015. Country Y is also an OECD member, दोनों का OECD member होना जरूरी है। Now Mr. Jack, CFO of Matrix INC, seeks your opinion on whether the concessional tax rate provided in DTAA between India and country Y can be availed by the resident of country X, and if so, are there any further conditions to be satisfied in this regard? You may assume that the protocol annexed to the India's DTAA with all OECD members contain the relevant tax parity clause. Would your answer change if your country Y has become an OECD member only in 2020? ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सबसे पहला कंडीशन, द सेकेंड ट्रीटी विद द थर्ड स्टेट is entered into after the signature and entry into force of the treaty between India and the first state। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। सेकेंड ट्रीटी कब हो रही है, मई में। फर्स्ट ट्रीटी कब हो रही है, जैन 2018 में। तो पहला कंडीशन फुलफिल। द सेकेंड ट्रीटी इज एंटर इनटू बिटवीन इंडिया एंड अ स्टेट विच इज अ मेंबर ऑफ ओईसीडी। यस, एट द टाइम दोनों ओईसीडी के मेंबर है, कंट्री वाई भी ओईसीडी का मेंबर है। कंडीशन नंबर वाई फुलफिल। कंडीशन नंबर 2 फुलफिल, सॉरी। इंडिया लिमिट्स इट्स टैक्सेशन। यस, इंडिया ने अपनी टैक्सेशन की लिमिट की है, कम टैक्स लगा रही है। किस पे, कंट्री वाई पे। यस, 10%, कंट्री एक्स पे 10% है। और कंडीशन नंबर 4 के बारे में क्वेश्चन में लिखानी है कि इंडिया को एक सेपरेट नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा। अगर इंडिया एक सेपरेट नोटिफिकेशन लाता है, अब यहां पर 2 व्यू है, अगर इंडिया एक सेपरेट नोटिफिकेशन लाता है तो ये इसकी इनकम पे उसको बेनिफिट मिलेगा, एमएफएन क्लॉज एप्लीकेबल होगा। और अगर सेपरेट नोटिफिकेशन नहीं लाता है तो एमएफएन क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये है इसका इंटरप्रिटेशन। अब एक आखिरी चीज है यहां पर, वुड योर आंसर चेंज इफ कंट्री वाई हैज बिकम ओईसीडी मेंबर ओनली इन द ईयर 2020? तो क्या आपका आंसर बदलेगा? तो आंसर बदल जाएगा। In case if country Y become OECD member in 2020, then the concessional rate of 10% cannot be applied for taxing dividend by Matrix from Pilu INC since Y was not an OECD member on 15th of May 2018. तो जब सेकेंड DTAA हुआ तब वो उसका OECD का मेंबर होना चाहिए। कौन? Y। ठीक है, तो at the time when India signed the DTAA waited, तो जब इंडिया ने DTAA साइन किया Y के साथ तब वो OECD का मेंबर नहीं था, तो बेनिफिट नहीं मिल सकता है। Consequently, the condition mentioned to above would not be satisfied. Hence, the dividend will be taxable at how much percentage?
15%। चेक कर लो प्लीज, ये प्रोविजन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्लीज। इस पे इंस्टीट्यूट इतना मेहनत करके क्वेश्चन बना के डाल रहा है तो पूछ ले कोई क्वेश्चन, ठीक है, चेक कर लो एक बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट अमेंडमेंट, और ये एक बड़ा अमेंडमेंट है, एंटी अवॉइडेंस मेजर वाला जो चैप्टर है आपका, बेप्स वाला चैप्टर है। इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट आया है 6-7 पेज का, छोटा मोटा अमेंडमेंट नहीं है। और ये जो अमेंडमेंट है ये कोई फाइनेंस एक्ट तो लाता नहीं है, आप सभी को पता है। जो बेप्स की अमेंडमेंट है वो कौन लाता है, वो ओईसीडी लाता है, ठीक है। और ओईसीडी के जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से चला जाता है, तो ठीक है, इसको बहुत सिंप्लीफाई करके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। मुझे नहीं लगता ये कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता इसमें से मतलब, क्योंकि इन्होंने आधा अधूरा ही रखा है, पूरा रखा भी नहीं है। ये जो ओरिजिनल अमेंडमेंट है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में जाता है, लेकिन इन्होंने उसमें से स्नैपशॉट निकाल के इंस्टीट्यूट की आदत है 6-7 पेज डाल दिया है, बस पूरा नहीं डाला है। ना पूरा पढ़ाते हैं ना पूरा छोड़ते हैं, बीच का कर देते हैं तो उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। या तो पूरा पढ़ा दो या तो पूरा छोड़ दो, बीच का काम करने वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है। पे अटेंशन प्लीज़, यहाँ पर ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बात। आप सभी को पता होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप सभी को पता होगा 2015 में ओईसीडी ने बेप्स का रिपोर्ट लाया था, उसमें 15 एक्शन प्लान डाला था। उसमें से जो सबसे पहला एक्शन प्लान था ना, ये पूरा रिपोर्ट बस उसी के ऊपर है। पूरा रिपोर्ट, ये जो 100-150 पेज का रिपोर्ट है और आपके सिलेबस में जो 6-7 पेज डाला है, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट सिर्फ आपके एक्शन प्लान 1 पे। क्या था एक्शन प्लान 1? एक्शन प्लान 1 बात करता था रिगार्डिंग चैलेंजेस इन द डिजिटल इकोनॉमी। टैक्स चैलेंजेस डिजिटल इकोनॉमी में क्या आता है? डिजिटल इकोनॉमी मतलब ये फेसबुक जैसी कंपनीज के केस में, गूगल जैसी कंपनीज के केस में टैक्स चैलेंजेस क्या आता है? ये चीज पे उन्होंने बात की थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ बात करके छोड़ दिया था, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन कुछ नहीं दिया था, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो अब ओईसीडी ने 2020 में एक ब्लूप्रिंट बनाया है ऑफ रिकमेंडेशन, क्या क्या करना चाहिए ऐसी कंपनीज के साथ, ठीक है। इसके लिए इन्होंने 2 पिलर ब्लूप्रिंट बनाया, पिलर 1 पिलर 2, ठीक है। और इसमें 135 कंट्रीज जुड़ गई है और 135 कंट्रीज ये एग्री करती है हर एक देश को अपना फेयर एंड प्रोपोर्शनेट टैक्स मिलना चाहिए। अगर फेसबुक जैसी कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती है तो इंडिया को भी टैक्स देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने देश को ही, यूएस को ही टैक्स देते रहे, ये गलत बात है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 2 पिलर बनाया। पिलर 1 के बारे में मैं पहले बात करता हूं। पिलर 1 बोलता है कि फेयर रीएलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स। हर एक देश को रीएलोकेशन करो टैक्सिंग राइट्स को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरा राइट्स यूएस को ही मिल जाए, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। जो देश में आप बिजनेस कर रहे हो, ऑपरेशंस कर रहे हो, उसको टैक्सिंग राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स की बात किया है, ठीक है। तो और बोला है कि वो सारे जुरिस्डिक्शन जहां पर आप बिजनेस करते हो, भले आपका फिजिकल प्रेजेंस है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फेसबुक क्या इंडिया में बिजनेस करता है? करता है। गूगल क्या इंडिया में बिजनेस करता है? करता है। उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन इंडिया को एक्सप्लोर करके, एक्सप्लॉइट करके पैसा तो कमा रहे हैं, तो उनको इंडिया में टैक्स देना चाहिए। और उन्होंने एक थ्रेशोल्ड रखा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसका 20 बिलियन यूरो के ऊपर रेवेन्यू है और प्रॉफिट 10% के ऊपर है, मतलब से 25% प्रॉफिट है, ठीक है। तो 10% के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा, मतलब अगर सपोज उनका प्रॉफिट है 25% और 20 बिलियन यूरो के ऊपर की कंपनी है और प्रॉफिट है 25%, तो 10% के ऊपर जितना भी प्रॉफिट है, 10% के ऊपर कितना प्रॉफिट है? 15% प्रॉफिट है। तो उसका 25% अपने को क्या करना चाहिए? अलग अलग देशों में इनोवेटिव अप्रोच में एलोकेट करना चाहिए, बांटना चाहिए, और उसके लिए सिंप्लीफाइड आर्म्स लेंथ मैकेनिज्म भी लाना चाहिए। सुनो जरा, जिस कंपनी का बिलियन, कितना बिलियन यूरो से ज्यादा रेवेन्यू है? 20 बिलियन यूरो से ज्यादा रेवेन्यू है और उसका प्रॉफिट 10% से भी ज्यादा है, ठीक है। से 25% है, 30% है, 40% है, तो 10% के ऊपर जितना भी प्रॉफिट है, सपोज 40% प्रॉफिट है, तो 10% के ऊपर कितना हो गया? 30%। तो उस 30% का 25%, 30% का 25% कितना होता है? 7.5% प्रॉफिट कम से कम अलग अलग देशों में एलोकेट होना चाहिए। ये बोलता है पिलर 1, देख लो। अब ये जो पिलर 2 है ना, ये सबसे बड़ा डिस्कशन है। पिलर 1 के अंदर यहां पर कुछ नहीं है। पिलर 2 है जो है उसको नाम दिया है ग्लोब रूल्स। ग्लोब रूल्स का फुल फॉर्म क्या देखो, ग्लोबल एंटी बेस इरोजन मैकेनिज्म रूल्स, इसको नाम दे दिया इन्होंने ग्लोब रूल्स, ठीक है। ग्लोब रूल्स के अंदर क्या बोला है पता है इन्होंने? इन्होंने बोला है कि इनको कम से कम है ना मिनिमम 15% का ग्लोबल टैक्स तो देना ही चाहिए, ठीक है। जिस कंट्री में भी ये लोग ऑपरेट करते हैं, अगर इनका रेवेन्यू कम से कम 750 मिलियन यूरो है, तो अगर किसी भी कंपनी का, जैसे फेसबुक जैसी कंपनी है, कोई भी ऐसा डिजिटल कंपनी है जिसका रेवेन्यू 750 मिलियन या उससे ज्यादा है,
उनको कम से कम 15% का टैक्स तो देना चाहिए हर वो कंट्री में जहां पर वो लोग क्या करते हैं, जहां पर वो लोग ऑपरेट करते हैं। चेक करो ना, दे हैव टू पे सम टैक्स यार, सम मिनिमम लेवल ऑफ टैक्स इन ईच कंट्री इन विच दे ऑपरेट यार, हर जगह पर यही लिखा है। यस, इससे 137 कंट्रीज अग्री हो गए, G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स भी अग्री हुए, G20 में हमारा देश भी आ जाता है, ठीक है। और ये सब कुछ पब्लिश हो गई है, कॉमेंट्री पूरा का पूरा, ठीक है। और इसके बाद इन लोगों ने पूरा का पूरा पिलर 2 के अंदर 10 चैप्टर डाल दिए। 10 चैप्टर मतलब इनकम कैसे कंप्यूट होगी, टैक्स कैसे निकालोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक पूरा का पूरा इनकम टैक्स मैकेनिज्म बता दिया है। मतलब डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ ओवरव्यू रखा है। अभी हम लोग एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब अलग अलग चैप्टर के अंदर क्या लिखा गया वो बात करना पड़ेगा। चैप्टर 1 के अंदर बोला है स्कोप, ये ग्लोब रूल का स्कोप क्या होगा। स्कोप मतलब किसके लिए ये ग्लोब रूल एप्लीकेबल होगा, ये ग्लोब रूल किसके लिए एप्लीकेबल होगा। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो यहां पर इन्होंने बोला है जिस कंपनी का कोई फॉरेन प्रेजेंस ही नहीं है, मतलब वो अपने देश में ही कमाती है, दूसरे देश में जाके कमाती नहीं है, उसके लिए तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता ये। और जिसका फॉरेन प्रेजेंस है भी, तो छोटी छोटी कंपनी को कहां पकड़ते बैठेंगे, जिनका 750 मिलियन यूरो से कम रेवेन्यू है, ठीक है। ग्लोबल रेवेन्यू, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 750 मिलियन से कम है, उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ उन्हीं कंपनी के लिए एप्लीकेबल है जिनका ग्लोबल प्रेजेंस है, फॉरेन प्रेजेंस है और 750 मिलियन या उससे ज्यादा का रेवेन्यू है, तो उनके लिए एप्लीकेबल है। 750 मिलियन यूरो, 750 मिलियन यूरो से ज्यादा या 750 मिलियन या उससे ज्यादा यूरो का उसका आपका बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। प्लस ये कुछ लोगों के लिए और एप्लीकेबल नहीं है, जैसे गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एनपीओस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्सेट्रा। और फिर बाद में पेंशन फंड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट फंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, चेक कर लो, ठीक है। हाँ, अब चैप्टर 2 से 5 के अंदर आपका मेन कैलकुलेशन वाला स्टफ होएगा। इसमें 3 स्टेप बोला है इन्होंने। सबसे पहले बोला है इफेक्टिव टैक्स रेट निकालो। किसका इफेक्टिव टैक्स रेट, वो हर एक जुरिस्डिक्शन जहां पर फेसबुक काम करता है, फेसबुक दुनिया में 150 कंट्रीज में काम करता है, हर एक देश में इफेक्टिव टैक्स रेट निकालो उसका, ठीक है। इफेक्टिव टैक्स रेट निकालो, निकाल लिया, हाँ निकाल लिया। उसके बाद उसका टॉप अप टैक्स निकालो। सर टॉप अप टैक्स कैसे निकालेंगे, सर टॉप अप टैक्स कैसे निकालेंगे। नाउ सपोज द इफेक्टिव टैक्स रेट इन कंट्री ए से इंडिया में इफेक्टिव टैक्स रेट 22% है, ठीक है। 22% इफेक्टिव टैक्स रेट है इंडिया में। श्रीलंका में इफेक्टिव टैक्स रेट 25% है, ठीक है। और जापान में इफेक्टिव टैक्स रेट 27% है फॉर एग्जांपल, ठीक है। चलो इंडिया का पकड़ते हैं, इंडिया में 22% है, तो 22% इफेक्टिव टैक्स रेट है। अब टॉप अप टैक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। इफेक्टिव टैक्स कैसे निकालेंगे सर, पहले ये बताओ। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट्स पकड़ो और उस फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर जो जनरली इनकम होती है, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो निकालो और पता लगाओ ऑन एन एवरेज इंडिया में इफेक्टिव टैक्स रेट कितना आता है, ठीक है। सपोज 22% आ गया इंडिया में, ये इफेक्टिव टैक्स रेट है। अब 15% का एक मिनिमम रेट इन्होंने मेंशन किया है, उसमें से 15% माइनस कर दो, तो 15% माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7%। इसको बोलेंगे टॉप अप टैक्स। ये टॉप अप टैक्स उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब 15% के ऊपर जो इफेक्टिव रेट इंडिया में कितना है, 22%, तो 15% के ऊपर जो भी टैक्स रेट है उतना उसको इंडिया में आके देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं टॉप अप टैक्स। चेक कर लो बराबर से, ये पूरा ग्लोबल रूल दिया है इन्होंने, डिटेल में नहीं बोला है कुछ भी, सब हवा हवाई बात की है। इनकम कैसे निकालने का कुछ बोला नहीं है डिटेल में, टैक्स कैसे निकालने का कुछ डिटेल में नहीं बोला है, एक रफ आइडिया बता दिया भाई ऐसा ऐसा करना है कि पहले आपको हर एक जुरिस्डिक्शन का इफेक्टिव टैक्स निकालना है, और फिर इफेक्टिव टैक्स निकालने के बाद 15% के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा होगा उतना आपको उस जुरिस्डिक्शन में भरना पड़ेगा, उतना आपको उस जुरिस्डिक्शन में भरना पड़ेगा। जैसे इंडिया के अंदर इफेक्टिव टैक्स रेट 22% है और इंडिया के अंदर मिनिमम टैक्स रेट जो इन्होंने 15%, तो 7% टैक्स फेसबुक को इंडिया में भरना ही पड़ेगा। ये अगर ये रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो अभी रेकमेंड किया है, अगर ये हर एक कंट्री में एप्लीकेबल हो जाते तो फेसबुक गूगल जैसी कंपनीज को मिनिमम टैक्स इंडिया के अंदर भी भरना पड़ेगा। ये बोलना चाहता है, ये पर्टिकुलर प्रोविजन चेक कर लो। उसके बाद चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 वन लाइनर्स के बारे में बात करता है, कुछ भी डिटेलिंग नहीं देता है। चैप्टर 6 बोलता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे। अगर कंपनीज का मर्जर, फेसबुक का किसी के साथ मर्जर्स होगा तो उस केस में हमको क्या करना है, डिटेल दिया है, इसका दिया है ओरिजिनल रिपोर्ट में, बट यहां नहीं डाला है, ठीक है। तो अब मैं कैसे बोलूं। सेकेंडली, कुछ स्पेशल असेसीज के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है, वो कौन है स्पेशल असेसी, कौन स्पेशल प्रोविजन, किसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया, यहां पर नहीं दिया है। नेक्स्ट, कंप्लायंस कैसे करेंगे इन केसेस के अंदर, क्योंकि हर एक प्रोविजन के लिए, हर एक टैक्स प्रोविजन के लिए कंप्लायंस भी करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो 50 किस्म के नाटक है, वो कंप्लायंस का भी प्रोसीजर हम बताएंगे, लेकिन यहां नहीं दिया है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन फेज के अंदर क्या होगा, कोई कंपनी पहले पिछले साल तक उस पर ग्लोब रूल एप्लीकेबल नहीं होता था, अब पहले साल ग्लोब रूल एप्लीकेबल हो रहा है, तो ट्रांजिशन फेज में वो क्या करेगी उसके बारे में भी नहीं बोला गया है।
इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी दिए गए चैप्टर 10 के अंदर, वो भी यहां पर नहीं दिए गए हैं, बस इन्होंने खाली हेडिंग डाल दिया है बस। चैप्टर 6 क्या है? मर्जर्स एंड एक्विजिशन पे बात करता है। चैप्टर 7 स्पेशल रूल्स फॉर सर्टेन स्पेशल असेसीज, ठीक है। चैप्टर 8 कंप्लायंस के बारे में बात करेगा, क्योंकि कंप्लायंस तो बहुत जरूरी है टैक्स के अंदर। इस केस में कंप्लायंस कैसे होगा, ठीक है। ट्रांजिशन फेज में क्या काम करोगे पहली बार अगर आप पे ग्लोब रूल एप्लीकेबल हो रहा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस ग्लोब रूल के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए उनके डेफिनेशंस का हम क्या करेंगे, ठीक है, चेक कर लो। अब इस ग्लोब रूल से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस भी आ गए। सबसे पहले स्कोप ऑफ ग्लोब रूल क्या होगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसी को रिपीट किया उन्हें। जिसका फॉरेन प्रेजेंस नहीं है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बराबर। और जिसका ग्लोबल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 750 मिलियन यूरो से कम है उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब जिसका ग्लोबल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 750 मिलियन या उससे ज्यादा है। अब यहां पर इन्होंने एक एडिशनल क्राइटेरिया दिया है, इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 में से कोई भी 2 साल में तुम्हारा ग्लोबल रेवेन्यू 750 मिलियन यूरो या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ही आपके लिए ग्लोबल रूल्स एप्लीकेबल है, नहीं तो ये ग्लोब रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब ये आगे जो है, ये सिमिलर जो 750 मिलियन वाला है वो सीबीसीआर जैसी लिमिट है। सीबीसीआर के अंदर भी 750 मिलियन ही होता है, जिसको आप आईएनआर में कन्वर्ट करोगे तो 6400 करोड़ होता है। फिर बाद में नीचे वही सब एक्सक्लूजन्स कर दिया है, जैसे गवर्नमेंट को बाहर कर दिया है, एनपीओस को बाहर कर दिया है, ट्रस्ट को बाहर कर दिया है, इन्वेस्टमेंट फंड को, पेंशन फंड को, उन सबको यहां से बाहर कर दिया है, चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद वही रिपीट हो रही है चीजें, क्लैरिफिकेशन होगी तो रिपीट ही होगी, चीजें क्लैरिफाई कर रहे हो तो रिपीट ही करोगे। तो बोला है 15% का एक इफेक्टिव टैक्स रेट आपको हर एक कंट्री में निकालना पड़ेगा जहां आप ऑपरेट करते हो। फेसबुक जापान में ऑपरेट करता है, जापान में जाकर इफेक्टिव टैक्स रेट निकाल, इंडिया में निकाल, श्रीलंका में निकाल, पाकिस्तान में निकाल, बांग्लादेश में निकाल, यूएई में निकाल, हर जगह निकाल। उतना इफेक्टिव टैक्स रेट तुमको हर कंट्री में जाकर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर बाद में उसको 15% से कंपेयर करना पड़ेगा, और जो भी डिफरेंस होगा वो आपका टॉप अप टैक्स होगा, ठीक है। अब यहां पर बोला है अगर कोई कंपनी का बहुत स्मॉल रेवेन्यू है किसी कंट्री के अंदर, किसी कंट्री के अंदर बहुत सिग्निफिकेंटली स्मॉल रेवेन्यू है और बहुत स्मॉल इनकम है, बहुत ज्यादा नहीं, सपोज फेसबुक कोई नई कंट्री में गया और वहां पर कितना $2 लाख का रेवेन्यू है और $50,000 का प्रॉफिट है, तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस कंपनी के उस कंट्री में फिर ग्लोबल रूल नहीं भी एप्लीकेबल होगा तो चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉल कंट्री है, बहुत ज्यादा इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है उस कंट्री के अंदर, उस कंट्री को इतना ज्यादा टैक्स का लॉस नहीं होगा, क्योंकि माइनर इनकम है तो टैक्स का लॉस भी बहुत माइनर होगा, ठीक है। तो वैसे केस में आप रिलैक्सेशन दे सकते हो, दे सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि एमएनईस को कम से कम एक, मैं भी वो रिपीट हो रही है चीज है, एक यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है बस यहां पर इन्होंने बोला है कि एमएनईस को कम से कम एक मिनिमम टैक्स तो देना पड़ेगा हर एक कंट्री के अंदर। मिनिमम टैक्स कितना है? 15% के ऊपर जो भी आता है एक्सेस अमाउंट, उतना तो तुमको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर सारी कंट्रीज मिलकर, बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर इसमें कंसिस्टेंट और प्रॉपर वे से इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर सारी कंट्रीज मिलकर इसको लाते हैं ना, तो ओईसीडी का क्या मानना है पता है कि ये बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएगा। और अगर क्रिटिकल मास जुरिस्डिक्शन इसमें अगर हम लोग को, मतलब 2-4 देश नहीं, 100 देश, 150 देश, 150, 170, 180, 200 देश अगर मिलकर इसको इंप्लीमेंट करते ना, तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली और एक चीज यहां पर बोला है कि जो लोग इसको नहीं फॉलो करते, जो लोग इसको नहीं फॉलो करते हैं, तो उनके लिए एक सेकेंडरी रूल भी लाना चाहिए, कोई और रूल भी लाना चाहिए, जिससे उनसे कुछ ना कुछ तो मिनिमम टैक्स ले सके। और अगर वो भी नहीं फॉलो करते तो कम से कम उनका एग्जेम्पशन या डिडक्शंस को डिनाई करो, और उनके एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को डिनाई करके उनसे कम से कम कुछ ना कुछ तो नॉर्मल टैक्स लेना ही चाहिए। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको क्या बोलना चाह रहा है कि भाई हम कंसिस्टेंट और कोऑर्डिनेट वे में इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे देश इसमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं, लेकिन अगर मास जुरिस्डिक्शन इसमें आ जाता है, बहुत सारे देश एक साथ आ जाते हैं, तो ये एक सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद में जो देश इसको नहीं इंप्लीमेंट करना चाहते उनके लिए कुछ ना कुछ सेकेंडरी रूल तो लाने की कोशिश करेंगे हम लोग, और अगर उसके बावजूद भी नहीं मानते तो उनके डिडक्शंस को, उनके एग्जेम्पशंस को हम डिनाई करना शुरू कर देंगे, तब जाकर वो सुधरेंगे, तब तक वो सुधरने वाले नहीं है, ठीक है, चेक कर लो। नेक्स्ट, ग्लोब रूल के क्या बेनिफिट्स है और डेवलपिंग कंट्रीज से क्या उम्मीद है। ग्लोब रूल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखिए जनरेट रेवेन्यू ऑफ अराउंड 150 बिलियन यूएस डॉलर्स, और एडिशनल रेवेन्यू और भी इनकम टैक्स के तौर पे भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ सकता है। तो 150 बिलियन यूएस डॉलर्स का ग्लोबल रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनरेट करने का ग्लोब रूल्स इंप्लीमेंट करने के बाद, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर जो इनका है कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज से क्या उम्मीद है हमको, ये उम्मीद है कि भाई थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाओ, थोड़ा मैकेनिकल हो जाओ, थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाओ, और आप लोग भी इसमें सपोर्ट करो, ठीक है। नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, डेवलपिंग कंट्रीज वाले लोग सबसे नालायकपंती करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज वालों को पैसे की जरूरत होती है,
पैसे की जरूरत होती है तो फॉरेन कंपनीज को बुलाते हैं अपने देश में, जैसे मॉरिशस जैसी कंपनी डेवलपिंग कंट्री है, वो पैसे की जरूरत है तो वो अपनी कंट्री में सबको बुलाता है और बोलता है आओ यहाँ पर जो आतंक मचाना है मचाओ। तो वैसे लोगों को अपने को क्या रोकना है, बस ये बोलना चाहता है ये पर्टिकुलर चीज, ये उम्मीद है हमको डेवलपिंग कंट्री से। चेक कर लो। नेक्स्ट अभी बस फॉर्मेलिटी वाले 2-3 पैराग्राफ है, वो है पहला ग्लोब रूल एक कॉमन अप्रोच है, मैंडेटरी नहीं है, फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन अगर फॉलो कर रहे हो तो फिर जैसे ओईसीडी ने रूल्स बनाए उस हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो मैंडेटरी नहीं है, फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसको फॉलो करना है करो, फॉलो करोगे तो फायदा होगा, नहीं फॉलो करोगे तो नुकसान होगा, और कुछ नहीं। फॉलो करोगे तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फॉलो करना, बस और कुछ नहीं। चेक कर लो। अब इसके नीचे कुछ फालतू पैराग्राफ है, मैं उसके अंदर नहीं घुस रहा हूँ, इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो, टाइमिंग डिफरेंस एक्सेट्रा वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। वैसे भी ये पूरा का पूरा डिस्कशन मुझे पर्सनली तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि इन्होंने डेप्थ में नहीं डाला है, इन्होंने सिर्फ ओवरव्यू डाल के छोड़ दिया है, ठीक है। एक आखिरी चीज यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर वो ये है कि 115 बीबीडी सेक्शन निकल चुका है, आप सभी को पता है, जहां पर पहले 15% का टैक्स लगता था, अब वो सेक्शन निकल चुका है। अब अगर फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी को, क्या था ये 115 बीबीडी, यहाँ पर एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी है। स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी कौन होती है? एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर इंडियन कंपनी का 20% वोटिंग पावर है, मतलब 20%, 26% इक्विटी शेयर्स है। अगर कोई इंडियन कंपनी का किसी फॉरेन कंपनी में अगर 26% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, तो उससे जो डिविडेंड मिलता था वो पहले टैक्स होता था 15% पे, अब वो 15% पे नहीं, नॉर्मल रेट पे टैक्स होगा। नॉर्मल रेट मतलब जो नॉर्मल रेट है इंडियन कंपनी के लिए, क्या रेट है, कुछ कंपनीज के लिए 30% है, कुछ कंपनी के लिए 25% है, जो भी एक्चुअल रेट है आपका उस हिसाब से आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। तो 115 बीबीडी सेक्शन निकल चुका है, ये चीज दिमाग में रखना, इसलिए इंस्टीट्यूट ने बोला ये दोनों चीज इग्नोर कर दो, ठीक है ना। एक आखिरी चीज है यहां पर, वो आपको बता देता हूं। एक एफटीसी के रूल के अंदर एक अमेंडमेंट आया है, यहां पर आपको फॉर्म 67 भर के देना होता है अगर आपको एफटीसी का क्रेडिट लेना है, और आपको फॉरेन कंट्री से एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, ठीक है। ये दो चीज आपको करनी है, तो उसका टाइम लिमिट थोड़ा सा गवर्नमेंट ने अब बदल दिया है। अब बोला है कि जो ये फॉर्म 67 है और ये जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, शैल बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर in which the income referred to in subsection 1 has been offered to tax, ठीक है। तो अब आपने इनकम कब ऑफर किया है, से प्रीवियस ईयर 22-23 में इनकम ऑफर किया है, ठीक है। इस इनकम के अगेंस्ट आपको एफटीसी चाहिए, तो आपको यह फॉर्म 67 कब तक भरना है, इस एवाई के एंड से बिफोर द एंड ऑफ दिस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, shall be furnished on or before the end of the relevant assessment year, that is till 31st March 2024, relevant to the previous year in which the income referred to in subsection 1 has been offered to tax or assessed to tax in India and the return for such year has been furnished within the time। आपको रिटर्न भी भरना पड़ेगा 139(1) और 139(4) के टाइम के अंदर, ठीक है। अगर टाइम पे भरते हो तो 139(1), बिलेटेड भरते हो तो 139(4). पहले ये टाइम लिमिट थोड़ा सा अलग था, ठीक है, पहले ये टाइम लिमिट अलग था, आप जाके चेक कर लेना आप पिछले साल की बुक के अंदर। अब एक और चीज, एक और रिटर्न आ गया है अब, दूसरा रिटर्न कौन सा है, 139(8)(a) वाला अपडेटेड रिटर्न। तो अपडेटेड रिटर्न भर रहा हूं तो उस केस में एफटीसी कब लूंगा मैं, तो चेक करो उस केस में फॉर्म कब भरूं, तो उस केस में सर्टिफिकेट कब दूं, द प्रोवाइडेड दैट वेयर द रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड अंडर 139(8)(a), दैट इज अपडेटेड रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट आया है फाइनेंस एक्ट 22 का, इन फॉर्म 67 एंड सर्टिफिकेट to the extent it relates to the income included in updated return shall be furnished on or before the date on which such return is furnished। तो इस केस में तो आपको रिटर्न भरने के साथ साथ ये फॉर्म क्या करना होगा, ये फॉर्म फर्निश करना पड़ेगा, ठीक है, और ये सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवा देना पड़ेगा। तो नॉर्मल केसेस में आपके पास पूरा एवाई खत्म होने तक का टाइम है, लेकिन अपडेटेड रिटर्न में आपको जब रिटर्न भर रहे हो तब तक आपको ये फॉर्म भी दे देना है, ठीक है। चेक कर लो बराबर से। तो ये है आपका जो आईसीआई का सप्लीमेंट्री था, तो इतना कुछ मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा इस सप्लीमेंट्री में, कुछ बहुत ऐसे महान अमेंडमेंट है नहीं, फिर भी आप लोग गो थ्रू कर लो। देखो 2 घंटे के अंदर हमने खत्म कर दिया, कुछ बहुत ज्यादा है नहीं इसके अंदर। अगर आपको पढ़ना है तो आप पूरा 54 पेजेस बैठ के पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। आप मेरा वीडियो एक बार सुन लो फटाफट फटाफट फटाफट, तो ये मामला क्लोज हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ध्यान रखो सब लोग अपना। जल्दी मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ जो डायरेक्ट टैक्स के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।